क्या जॉब्स इजीली मिल जाती हैं एज अ ट्रांसजेंडर? सबसे पहले जॉब करने जाएंगे तो वहाँ सबसे पहले जो इंटरव्यू वाले वही हम पे हंसेंगे, ये लग छक्का भी आ गया। हमने ख्वाबों में खुदा बनकर भी देखा, आपकी बाहों में वो दो आलम नहीं थे। तो हमने हर कुछ बन के देखा, मेल भी बन के देखा, फीमेल भी बन के देखा। मुझे फिर अपने किन्नर समुदाय जो है उन्हीं में जाना पड़ेगा ना। और हिजड़ा खुसरा ये तो शब्द हम लोगों ने गढ़े, उसको नहीं लगता कि मैं फीमेल हो गया हूँ जिसका पीनस निकल गया है ट्यूमर के कारण, कैंसर के कारण, तो वो क्या अपने आप को फीमेल मानने लगेगा? नहीं, वो अपने आप को मेल ही माने। और ये जितने भी पुरुष हैं ये भी नारी हैं एक तरह से, क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में लिखते हैं केवल अहम पुरुषम, केवल मैं ही पुरुष हूँ और कोई पुरुष नहीं। कि किन्नरों में बहुत सारे किन्नर जब उनको खाने को कुछ नहीं मिलता जब, तो वो प्रेस में पड़ जाते हैं। क्या ये सच है? सही है, बिल्कुल। तो अगर हम सर्जरी नहीं करवाएंगे तो हम कैसे सही रह पाएंगे? फ्रस्ट्रेटेड होते इरिटेट होते रहेंगे कि मुझे छक्का बोल रहा है। पहले ज़माने में क्या था, जो सर्जरी होती थी वो दाई माँ करते थे। एनेस्थीसिया तो होता नहीं था, उसका चाकू से उसका जो शरीर के अंग निकाल देते हैं। पुरानी पद्धति थी जिसमें मोस्टली लोग मर जाते थे। कि जब भी किसी किन्नर की मौत होती है तो उसको रात को ही उसका संस्कार किया जाता है। क्या ये सच है? कोई सच्चाई नहीं इसमें, ये गलत फहमी है, मतलब लोगों को गलत भ्रांतियाँ फैला रखी। क्या किन्नरों की भी शादियाँ होती हैं आपस में? हाँ जी, प्रेम विवाह तो जो गंधर्व विवाह किन्नरों से ही शुरू हुआ था। गंधर्व विवाह आदमी औरत क्यों करेंगे बताओ? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शालू गुप्ता। लेके आई हूँ पॉडकास्ट विद शालू का एक नया एपिसोड। हम बात करते हैं और महिलाओं के ऊपर, हम बात करते हैं महिलाओं के ऊपर, नारी के ऊपर, हम बात करते हैं पुरुषों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, समाज के ऊपर। हम समाज के एक ऐसे वर्ग को हमेशा भूल जाते हैं जिस वर्ग से हमें ब्लेसिंग्स तो बहुत चाहिए, जिनकी ब्लेसिंग्स हर घर में वो खुद देने भी आते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स हर इंसान को चाहिए, पर उनकी लाइफ के बारे में, उनके इमोशंस के बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में कभी भी हम कोई भी ध्यान नहीं देता, बल्कि उनके ऊपर हंसा जाता है। कभी उनको छक्का बोला जाता है, कभी उनको खुसरा बोला जाता है, तो कभी उनको ट्रांसजेंडर बोला जाता है। चाहे जो भी बोला जाए, आज हम एक ऐसे ह्यूमन बीइंग बोलूँगी मैं यहाँ पे, एक ऐसे इमोशनल से बात करूँगी जिसने अपने इमोशंस को, अपने ट्रांसजेंडर्स की पूरी लाइफ चेंज करके दिखा दी, उनको यूनिवर्सिटी का रास्ता दिखा दिया, उनके लिए अलग से बाथरूम बनवा दिए और पता नहीं क्या क्या उन्होंने समाज के अंदर खुद को चैलेंज करके हमारे सामने आज उनकी डॉक्यूमेंट्री है जिसको खुद राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुका है। मतलब वो अपने समाज के लिए कुछ ऐसा कर गए कि सदियों तक उनका समाज इन चीज़ों को याद रखेगा। मैं स्वागत करना चाहती हूँ धनंजय चौहान जी का। आपका मैम बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू मैम। पहले मैम मैं एक चीज़ बात लेना चाहती हूँ। कहते हैं ना, अगर कोई ट्रांसजेंडर आपके घर आता है तो आपके घर ऑटोमेटिक खुशियाँ आ जाती हैं। आपके स्टूडियो में आते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में खुशियाँ आनी होती हैं। जब खुशियाँ आ रही होती हैं तभी आप लोगों का कदम उस घर में, उस चौखट पे पड़ता है। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? पहली बात तो मैं यहीं से शुरुआत करूँगी। देखिए, जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, है ना। वो तो जो जैसा भाव से देखता है जिसको, वो उसी भाव से फिर ईश्वर भी उनको वरदान देते हैं। ऐसे ही किन्नरों का भाव भी, जिस भाव से आप देखते हैं उनको, अच्छे बुरे, वो उसी तरह की एनर्जी वो एक दूसरे ट्रांसफ़र होती है। अच्छे भाव से देखते हैं, बट किन्नर कभी भी दुर्भावना से किसी को नहीं देखते हैं। उनको कोई कुछ भी बोले, गाले गलौज जो भी अपशब्द भी बोलते हैं, तो उनको लगता है कि खुश रहे, परमात्मा तो उन्हें राजी रखे ना। तो ऐसे ही बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता है कि समाज में जिस तरह से
हमारे बारे में प्रचारित है, जो हमारे बारे में जिस तरह से प्रचार हुआ, लोगों को नहीं समझ है उस बारे में, हम समाज को बच्चे जैसा समझते हैं। बिकॉज हम लोग अपने हम उम्र से कई साल आगे रहते हैं, क्योंकि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, है ना। तो हम उन चीज़ों पे सोचते हैं जहाँ पर आम इंसान नहीं सोचता है। कभी किसी ने जेंडर आइडेंटिटी, सेक्सुअलिटी, जेंडर रोल, जेंडर एक्सप्रेशन, इन सब के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि जैसे लोगों ने, कोई भी इंसान पैदा होता है तो वो मर्द औरत नहीं पैदा होता है, वो एक शरीर लेकर आता है, ठीक है ना। जब भी हम पैदा होते हैं कोई चिल्लाते हुए नहीं आता कि मैं लड़का आ गया हूँ, मैं लड़की आ गया हूँ। वो थोड़ी बताएगा, वो तो उसको खुद नहीं पता मैं संसार में आ गया हूँ। वो बस सिक्योरिटी ढूंढता है, माँ की कोख ढूंढता है और माँ का जो आंचल ढूंढता है और दूध खाने को ढूंढता है, उसके अलावा कुछ नहीं उसके पता है। बहुत अच्छी बात बोली ना। इसी बात पे मैं, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, जब आप पैदा हुए थे, है ना, तो आपके पेरेंट्स कहीं ना कहीं, जब बच्चा आता है ना, मैं बच्चा कहूँगी, उसमें ट्रांसजेंडर मेल या फीमेल नहीं, एक माँ और पिता के लिए मैक्सिमम 99.9% सिर्फ 1% पेरेंट्स या ऐसे हो सकते हैं जिनको दुख हो अपने बच्चे को पैदा होने का, उनको खुशी ही होती है। वो छोटा बच्चा जब आता है दुनिया में, उसको सब गले लगाना चाहते हैं, उसके साथ खुशी बांटना चाहते हैं। तो आपके पेरेंट्स बताते होंगे, उनका क्या रिएक्शन था? देखिए, जब बच्चा जब पैदा होता है या मैं पैदा हुई, तो नॉर्मली जैसे कोई हमें डाउनलोड तो किसी ने किया नहीं, हम पैदा हुए हैं आम इंसानों की तरह। तो पैदा होने के बाद नॉर्मल जैसे लोग हैं वैसे ही मेल फीमेल जैसे नामकरण, ये तो इट इज़ सोशली कंस्ट्रक्टेड। किसी ने मेल, कुदरत ने हमारे कान में आके नहीं फूंक के मार के चलेगा कि ये लड़का पैदा हो गया, है ना। वो तो एक शरीर लेकर भेजा है। जो जानवर हैं, एनिमल वर्ल्ड है, उसमें कोई मेल फीमेल नहीं बताता अपने आप को कि मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ। वो शरीर है, शरीर का काम अलग है। एक ब्रेन होता है, ब्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी सहज, जो उसके अंदर गुण हैं, जो उसके अंदर मेमोरीज हैं, उसके एक्सपीरियंसेस हैं, वो आसपास देखता है, उसके अंदर वो स्टोर होते रहते हैं, है ना। ब्लैंक रहता है पहले जब बच्चा पैदा उसका ब्रेन ब्लैंक रहता है। जैसे हमारे कंप्यूटर मेमोरी है, जब तक उसके अंदर कुछ अपलोड नहीं करेंगे तब तक वो ब्लैंक ही है। लेकिन उसकी अपनी मेमोरी भी तो है ना, सेल्फ। जो इसी प्रकार जो हमारे अंदर सहज प्रवृत्ति रहती है, सहज गुण रहते हैं। एक जब बच्चा पैदा, चाहे वो जीव जगत में, आदमी औरत बात नहीं करो, जीवन में जीव जो है वो पैदा होता है, वो पैदा होके खड़े होने की कोशिश करता है। क्यों खड़ा होता है? क्योंकि उसको सिक्योरिटी चाहिए, उसको भागना है, उसको बचना है किससे? जो राक्षस है आसपास में घूम रहे हैं, जो खा जाएंगे उसको, शेर, चीते, लोमड़ियाँ, उसको खाने को। तो उसके अंदर उसको ये भी नहीं पता कि ये सब खाने वाले हैं। उसको क्या पता बाहर लोमड़ी चीते भी घूम रहे हैं। लेकिन उसके अंदर सहज ज्ञान है, जो गुण रहता है, जो परमात्मा ने उसके अंदर गुण डाला, उठो और छुपो। ये बात आप समझ रहे हो ना? बहुत ज़्यादा अच्छे से समझी इस बात को आपने ना, बहुत अच्छी बात बोली है। आप ये देखो कि आपको अगर वहाँ से कोई छिपकली भी आ रही होगी ना, सपोज करो यहाँ पे, आपको ऑटोमेटिक बहुत इतनी दूर होगी, ऑटोमेटिक हमें पता चल जाता है, हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है ना, तो हम फटाफट भाग लेंगे उस चीज़ को। लेकिन वो तो चलो बड़े होके बात कर रहे हैं ना, लेकिन मैं तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे कर रही हूँ, जहाँ पर कोई ज्ञान नहीं है। हाँ, बाह्य ज्ञान, जो बाह्य ज्ञान है, बाहरी ज्ञान है, वो ज्ञान नहीं है। हमें सहज ज्ञान है, जो परमात्मा ने हमें अंदर एक इंट्यूशन दे रखी कि आपने पैदा होते ही भागना है। और उसके बाद भाग के आपने सिक्योरिटी ले ली। एक बार सिक्योर हो गए, माँ की नीचे छुप के या माँ की गोद में चले गए, उसके बाद उसको लगा कि मैं सेफ हूँ। ये उसको लगता है कि ये वही जगह है जहाँ पर मैं अंदर था पहले, या अंदर थी, ठीक है ना, जो भी है। फिर उसको बाद भूख लगती है, फिर वो रोता है, दूध ढूंढता है या खाना ढूंढता है। तो ये सहज, मेरा पैदा होना एक नॉर्मल, जैसे बाकी लोग पैदा हुए वैसी तरह, मेल थी फीमेल थी तो दुनिया ने बताया, ठीक है ना, मैंने नहीं बताया। उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते गए, फिर वो मुझे लगने लगा कि नहीं, मैं जिस शरीर में पैदा हुई हूँ, और वो भी बहुत बाद में जब पता
मैं जैसा मेरे अंदर गुण था, जैसे कहा कि मैंने कहा कि पैदा होते जो गुण, 2 गुण होते, भागना और खाना ढूंढना, 2 ही गुण होते ना। उसके बाद जैसे मेरे अंदर धीरे धीरे जो अगर दूसरे गुण आते हैं, जो हमारा सहज ज्ञान था, मुझे लगा कि मैं जिस प्रकार से मेरा, जैसे मैं बढ़ती गई वैसे ही जिस तरह से कुदरत मेरे को लेके जा रही थी, मैं उसी धारा में बह रही थी, कि फीमेल की तरह। ये बहुत पर्सनल सवाल है, मुझे ये भी नहीं पता कि पूछना चाहिए कि नहीं, है ना। मैंने खुद भी ट्रांसजेंडर्स के साथ काम किया है। दे आर वेरी इमोशनल। उनको शायद एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है जो शायद सोसाइटी नहीं दे पाती वैसा। तो मुझे एक चीज़ जानना है, जैसे मैंने एक लड़की के साथ काम किया था, उसके साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो वो एक बहुत हाई क्लास फैमिली की लड़की थी। वो 2 सिस्टर्स थी, एक सिस्टर नॉर्मल थी, एक ट्रांसजेंडर थी। ट्रांसजेंडर को उनको घर में से निकाल दिया था, मंदिर गुरुद्वारा जो भी, सॉरी गुरुद्वारा नहीं, जो जहाँ पे भी ट्रांसजेंडर्स को एजुकेट किया जाता है वहाँ पे वो छोड़ आए थे उसके पेरेंट्स उसको बिना देखे। मैक्स जब ट्रांसजेंडर पैदा होता है तो जब नेक्स्ट बेबी पैदा होने वाला होता है पेरेंट्स को, तो उनको डर रहता है कि ये भी ट्रांसजेंडर ना हो जाए। ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि मोस्टली लोग डरते ही हैं। अगर उसके घर पहले बच्चा पैदा हुआ है जो ट्रांस है, उनको लगता है मतलब, तो उनको लगता है कि ये अलग पैदा हुआ है, किन्नर है ये, तो हो सकता है दूसरा ना ऐसा कुछ हो जाए। तो डर तो रहता ही है, ये तो मतलब सही है कि डर रहता है। कई लोग तो खुश भी रहते हैं कि चलो कुछ भी है। उसमें बहुत कम लोग हैं जो ट्रांस को लेकर खुशी रहते हैं। बहुत उनकी गिनती उंगलियों पे गिन सकते हैं, 1 2 4 लोग ही होंगे जो खुश हैं। अदर मोस्टली पीपल जो पेरेंट्स हैं वो तो नहीं खुश होते हैं। हाँ, उनको लगता है कि नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए। वो मोस्टली लोग जो पैदा होने वाले इंटरसेक्स को तो डेरों में दे जाते हैं, किन्नर डेरा में। फिर जो बाद में इसका मुझे सवाल पूछने दो, हाँ जी, है ना। जब कोई किन्नर पैदा होता है या ट्रांसजेंडर पैदा होता है, तो क्या वाकई उनको किसी डेरे में या फिर कहाँ जहाँ पे सारे किन्नर्स रहते हैं वहाँ छोड़ के आया जाता है? इसमें सचमुच कुछ सच्चाई है? हाँ जी, क्योंकि लोगों को नहीं पसंद है ना उनके घर में कोई किन्नर पैदा हो गया है या किन्नर तो एक सामाजिक पहचान है। इंटरसेक्स जो साइंटिफिक लैंग्वेज जो हम लोग भाषा बोलते हैं जिसको इंटरसेक्स है ना। इंटरसेक्स से भी आगे और भी परिभाषाएं हैं और भी जो साइंटिफिक नेम है उसका, लेकिन जो नॉर्मली जो हम बोलते हैं इंटरसेक्स बोलते हैं, मेल फीमेल और इंटरसेक्स, ठीक है ना। इंटरसेक्स पैदा होता तो लोगों को लगता ही नहीं कि मेल है फीमेल है, कौन है क्या है। तो फिर वो डेरों में दे देते हैं कि ये हमारे घर में रहेगा तो इसके साथ तो बहुत सारी प्रॉब्लम रहेगी, इसके कारण हमें भी और इसको भी प्रॉब्लम रहेगी। इंटरसेक्स होने से क्या कि लोग इसको छक्का इजड़ा ये सब बोलेंगे, इसमें इसका नाम खराब होगा, हमारा भी नाम खराब होगा, तो लोग इसलिए डेरों में दे देते हैं। और फिर वहीं पर वो बच्चा बड़ा होता है, उसको नहीं पता लगता तो फिर क्या पेरेंट्स उनको मिलने आते हैं? नहीं, फिर नहीं, मिलने भी नहीं आते, फिर मिलने देते भी नहीं और ना मिलने आते हैं लोग। मतलब इतना जुल्म होता है कि उनके पेरेंट्स ही उनको छोड़ देते हैं और उनको मिलने तक भी नहीं आते। नहीं मिलने आते हैं और उनको पता भी नहीं होता हमारे पेरेंट्स कौन है। वो तो सिर्फ अगर माँ बाप को पता है तो वो मतलब बता सकते हैं, या जो किन्नर को पता है या माँ बाप को पता है यहाँ पर है, वो माँ बाप को तो पता होता है इस डेरे में, लेकिन अगर किन्नर को भी जो उनका गुरु है उनको पता है कि फलाने के बच्चे हैं, तो इन द फ्यूचर अगर वो बता भी दें तो फिर वो जो किन्नर बच्चा है वो मतलब कोशिश करता ना ही जाए, हर्ट हो जाते हैं। हाँ, मतलब नहीं जाता वो बच्चा, क्योंकि मतलब जिस पेरेंट्स ने उसको छोड़ ही दिया है वो तो वो क्यों ही जाएगा वहाँ पर। तो एक चीज़ और, मतलब शुरू से ही वो हर्ट होना शुरू हो जाते हैं, शुरू से बचपन से। जिसने जन्म दिया, फिर जन्म देना ही माँ बाप नहीं होता है, पालना भी। जो मतलब एक तो देवकी है ना जो जन्म देती हैं, यशोदा है तो जो पालन। तो कृष्ण भगवान कृष्ण ने तो यशोदा को ज़्यादा माना ना, क्योंकि उन्होंने उसको पाला रेज किया है, बड़ा किया है, तो कहते हैं वो तुम मेरी माँ हो, है ना। देवकी ने जन्म देना बहुत बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है उसको शिक्षा देना, उसको पालना बड़ा करना, है ना, वो सबसे ज़रूरी है। जैसे हम
तो ये जैसे किन्नरों में भी हैं, बच्चों को रखते हैं, पालते हैं, बड़ा करते हैं, वो जैसा यथासंभव जो भी उनका कर सकते हैं वो करते हैं। तो ये समाज में ऐसी ही प्रवृत्ति है समाज के लोगों में कि वो किन्नर बच्चों को अडॉप्ट अमूमन नहीं करते हैं लोग। शुरू में तो जब बच्चा रेज हो रहा होता है, ना वो मेल होता है ना फीमेल होता है ना, हमने देखा है कि हम भी शुरू में लड़कियां पैंट शर्ट डाल के घूम रही हैं, बच्चा हम मम्मियों को बड़ा शौक होता है कईयों को लड़कियों का, तो अपने बेटे को भी लिपस्टिक लगा के फ्रॉक लगा के बड़े अच्छे से तैयार त्यूर करते हैं और सुंदर बना देते हैं। शुरू में वो मज़ेदार गेम लगती है, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, तब सब इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं उन चीज़ों को। पर जब बड़ा होकर वही बच्चा जो उसके अंदर शरीर उसका मर्दों जैसा है पर उसके शौक़ औरतों जैसे हैं, उसके अंदर आ रहा है कि मुझे लिपस्टिक लगानी है, या मुझे गर्ल्स जैसे कपड़े पहनने हैं, या मेकअप लगाना है, जो कुछ भी जो औरतों को पसंद है ना, तो वो ऑड वन आउट हो जाता है। वो वहाँ पे फिर बहुत बड़ा वो घर में एक क्लेश खड़ा होने वाली बात बोलूँगी मैं, समाज में, घर में, इन चीज़ों का। और आपके साथ तो वो सब कुछ, जहाँ तक मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी आपकी, हो चुका है। जी जी। वो फीलिंग्स कैसी थी? बिल्कुल वो इंटरसेक्स बच्चे की तरह ही, जैसे इंटरसेक्स बच्चा को इतना ज़्यादा शायद डिस्क्रिमिनेशन नहीं सहना पड़ता जितना एक ट्रांस वुमेन को या ट्रांस मेल को सहना पड़ता है, जो बाद में जिनका आइडेंटिफिकेशन होता है। क्योंकि वो तो घर में रहते हैं और समाज में रहते हैं, उनको सोसाइटी के हज़ारों शब्द सुनने पड़ते हैं, रादर देन जो इंटरसेक्स बच्चा डेरे में चले गया, वो तो डेरे में चले गया, वो तो अपनी जगह चले गया। हाँ, वो अपने प्रोटेक्शन में है। प्रोटेक्शन। किन्नर डेरों में कौन किसको उंगली उठा सकता है, कोई भी नहीं, किसी हिम्मत नहीं पड़ती बोलने की, है ना। वो तो उनको ऊपर जो किन्नर लोग हैं उनको छोड़ेंगे नहीं अगर कोई गलत बोलेगा तो। लेकिन अगर जो ट्रांसजेंडर वुमेन है या ट्रांसजेंडर मेल है जो समाज में रहते हैं, उनको तो माँ बाप भी सहते हैं, माँ बाप भी पहले बाहर की दुनिया के शब्दों को, अपशब्दों को सहते हैं, फिर घर आके अपने बच्चों को बोलते हैं तुम ऐसा है, तुम्हारे कारण ये है, तुम ये लड़कियों जैसा काम कर रहे हो, तुम लड़कियों जैसा। क्योंकि उनको नहीं पता जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है। समाज को तो अभी तक नहीं पता था, वो सिर्फ सेक्स के भी बेस था समाज। जब हम बायोडाटा लिखते हैं या रिज्यूम लिखते थे, सेक्स लिखते थे। जेंडर तो अब 20-25 साल से लिखना शुरू, जब हम लोगों ने अवेयर किया समाज को, ना कि समाज ने हमें अवेयर किया, हम लोगों ने समाज को अवेयर किया है कि जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर रोल नहीं तो लोगों मतलब जो पैदा हुए बस सारी ज़िंदगी वो ढोना उसको, है ना। आपका जेंडर आपका अपना नहीं है, आपने शादी की, आप अपने शादी अपनी मर्जी से नहीं की, आपके बच्चे आपकी मर्जी से नहीं हुए, आपने जो 16 संस्कार हैं वो आपकी मर्जी से नहीं हो रहे हैं, हम लोग मर गए हैं, दुनिया में मरते हैं लोग, वो भी अपनी मर्जी से मरते हैं, लेकिन वो तो परमात्मा की मर्जी से मर, लेकिन दफनाना और जलाना वो भी तो दूसरों की मर्जी से, मर्जी है। जो लेके जाएंगे चार लोग क्या कहेंगे, वो भी वही डिसाइड नहीं आप कर पाओगे भी कौन से 4 लोग आपको लेके जाएंगे। शुरू से ही ट्रांसजेंडर के पीछे पड़े होते हैं वही 4 लोग, मतलब समाज के जो 4 लोग हैं ना, माँ बाप बोलते हैं 4 लोग क्या बोलेंगे, मासियाँ, चाचियाँ, ताइयाँ, चाचे, ताए क्या बोलेंगे, अड़ोस पड़ोस के लिए क्या बोलेंगे, 4 लोग क्या बोलेंगे। तो उस 4 लोगों के चक्कर में उस बच्चे की ज़िंदगी तुम खराब कर देते, जिसने एक होनहार बच्चा, जिसने देश का नाम रोशन करना था, दुनिया का नाम रोशन करना। भगवान कृष्ण आदमी थे, ठीक है ना, वो मोहिनी रूप में औरत बन जाते हैं, है ना। क्या वो सर्जरी करवाते हैं? ना, है ना। वो तो एक मोहिनी रूप में धारण अपने आप को स्त्री रूप में रख लेते हैं। बृहन्नला अर्जुन बृहन्नला बनते, क्या वो सर्जरी करवा लेते? नहीं, उनको वो उस रूप में आ जाते हैं, ठीक है ना। शिखंडी थे, फीमेल टू मेल हुए, एक ट्रांस पुरुष थे, ठीक है ना। पैदा वो फीमेल के शरीर में हुए, लेकिन बाद में उनको राजा ध्रुपद ने उनको पाला बड़ा किया, और बड़ी तो उसके बाद उनकी बहन जो थी द्रौपदी। तो ये सब चीज़ें समाज में होता है, और इसमें क्या है कि उस बच्चे की ज़िंदगी जो है समाज के जो 4 लोगों के कारण, जब वो 4 लोग पीछा नहीं छोड़ते, मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ते, जब तक वो जला ना दें या दफना ना दें तब तक उसको क्या मिट्टी पलीत करनी इसकी
समझ लो 4 लोग लेके जाते हैं, है ना, राम नाम सत्य है, वो ला लेके उसके बाद नाम भी नहीं पुकारते, डेड बॉडी बोलते हैं, तो उसका नाम भी मिटा देते हैं उसी टाइम हटा देते हैं जब तो मरते ही उसका फिर जैसे अपनी मर्जी, जो समाज कहेगा, समाज ने अगर सपोज मैं बोल के कहीं मुझे दफना देना है, मैं तो हिंदू फैमिली में पैदा हुई हूँ, तो क्या मेरे माँ बाप, क्या मेरे रिश्तेदार या मेरे आसपास के लोग मुझे दफनाने देंगे? नहीं दफनाने, क्योंकि वो कहेंगे नहीं ये तो हिंदू बच्चा है, यहाँ तो लाठियाँ खड़ी हो जाएंगी, ये तो हिंदू बच्चा है ना, तो यहाँ तो हिंदू मुसलमान हो जाएगा। इसलिए कोई किसी की मर्जी नहीं रहती, ये तो समाज जो 4 लोग क्या बोलेंगे, 4 लोग ही डिसाइड करते हैं, पैदा होने से लेकर पैदा होने के पहले से ही। इसका नामकरण आप बच्चा भी कोख में है तब नाम पहले ही रखा जाए, तो उसको बेचारे को पूछा भी नहीं आपने, हाँ भी क्या नाम रखा वो माँ बाप पहले डिसाइड कर लेते हैं, वो भी होता है हमारे में, तो वो भी राइट बुआ का होता है माँ बाप का भी नहीं होता, माँ का भी नहीं होता। जो चीज़ें हैं ना, ट्रांसजेंडर जो है बहुत जिद्दी लोग होते हैं, हाँ वो मैं मानती हूँ। ट्रांस लोगों ने अपने परिवार, अपने जमीन जायदाद, धन दौलत, ऐशो आराम, ये सब छोड़ के सिर्फ किसके लिए आते हैं? अपनी पहचान के लिए। हमारे पास भी सब कुछ था, हमारे पास सब कुछ था होने के बावजूद सिर्फ एक पहचान के लिए, है ना। हम लालची, तो अगर लालची होते तो ये छोड़ते ही ना, इतना बड़ा कदम ना उठाता, कोई इंसान की सर्जरी करवाते, इतने पेनफुल रहता है, कोई एक जन्म से निर्वाण बोलते हैं इसको, एक जन्म छोड़ के दूसरे जन्म में जाना, जो हमारी डेड लाइफ थी अब उसको हम डेड लाइफ बोलते हैं, क्योंकि जो हमने जी लिया, जो हमारी लाइफ नहीं थी वो डेड लाइफ थी। आज हमारा जो वर्तमान, यही मेरी असली लाइफ है, इसी के लिए हमने लड़ाई लड़ी। अब मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, आप स्कूल गए होगे ना शुरू में, है ना, स्कूल में क्या आपको भी बच्चों ने कभी मतलब गलत शब्द बोले, कुछ कहा, कुछ आपका ऐसा मोमेंट हुआ हो जो आज तक भी आपके दिल से ना निकलता हो, आज भी वो दर्द देता हो आपको? स्कूल में भी हर जगह टाइम, हर जगह हर समय लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। हम कहीं नहीं भी जाएंगे तो सोशल मीडिया में भी नहीं छोड़ते लोग, सोशल मीडिया में भी आपके हमारी रील के नीचे कुछ ना कुछ लिख डालेंगे, क्योंकि अब आप सोचें ना ही जाओ बाहर, छोड़ो अगर लोगों से क्यों मुंह लगना है, लेकिन कहीं ना कहीं तो विजिबल रहोगे, बाहर नहीं रहोगे तो रील पे रहोगे। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, वो तो वहाँ भी नहीं छोड़ेंगे तो यहाँ भी नहीं छोड़ेंगे, आप कहाँ बचोगे। तो स्कूल में बुली हैरेसमेंट होती थी, वो सारी ज़िंदगी होती है। मैं ये नहीं कहूँ कि समाज बहुत बदल गया है, समाज इतना अच्छा हो गया, बहुत राम राज्य हो गया, तो यूटोपियन कोई ऐसा हमारा मॉडल बन गया, तो समाज नहीं ऐसा का वैसा है। बस फ़र्क ये पड़ा कि पहले ये बातें चुपती थी, दुख थी, आज हमें ये जो नासू होते हैं वो पक्के हो गए हैं, पत्थर की तरह, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आई डोंट बॉदर, कोई भी क्या बोले, ठीक है ना, लोग बोलेंगे जो मर्जी, तो लोग कुछ भी बोलते हैं, बिच आई एम फैबुलस, है ना, तो कुछ भी बोला, हम तो फैबुलस ही हैं, वी आर क्यूट, वी आर ब्यूटीफुल, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या बोलता है, वो बोलने दो, अगर घूरने दो, हम देखते ही नहीं किसी की तरफ। जब आप कॉलेज गए, है ना, कॉलेज में एक यंग बच्चा हो जाता है, तब आपको लगने लगा कि बाथरूम्स नहीं है, आप ना मेल के वॉशरूम में जा पा रही थी ना फीमेल के, है ना, तो आप वो पहले ट्रांसजेंडर बने जिन्होंने यूनिवर्सिटी में वॉशरूम तक मतलब ट्रांसजेंडर्स के लिए एक अलग फैसिलिटीज़ करा ली, या फिर मैं बोलूँगी यूनिवर्सिटी को चेंज कर दिया, या यूनिवर्सिटी को ये सोचने पे, एजुकेशन सिस्टम को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि मेल फीमेल के अलावा भी अदर कुछ होता है, तो उसको भी आप कंसीडर करो, है ना, क्योंकि पहले आप ही थे आई थिंक जो यूनिवर्सिटी में गए, है ना, तो वो आपको कहाँ से विजडम आया उस चीज़ का? नहीं, आप वॉशरूम तो जा ही रहते, कभी मेल के कभी फीमेल के। देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी में आना और अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल करना, दूसरों के लिए रास्ते खोलना, एक लंबी एक जद्दोजहद थी। पहली बात तो खुद को पहचानना था, खुद की पहचान के लिए फ़ाइट करना था, खुद को स्टैब्लिश करना था, क्योंकि बिना खुद को स्टैब्लिश के एक जगह तो आपको आना पड़ेगा, एक जगह तो आपको रहना पड़ेगी। दो ज़िंदगी जी के तो हम जी नहीं सकते हैं, एक ज़िंदगी को आप क्विट करना, छोड़ना पड़ेगा। एक का ही ना कहते जे फड़ना था लड़ चंगी तरह फड़ना, है ना, और हमने ईश्वर का
ईश्वर के बताए हुए रास्ते, जो हमारे अंदर उसने गुण भेजे उसी के रास्ते पे चले। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ठीक है ना, हमने ब्रह्म को जानने की कोशिश की। ब्रह्म हमारे अंदर भी है ना। अहम ब्रह्मस्मि, मैं भी ब्रह्म हूँ, आप भी ब्रह्म हैं, आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा। तो हम ब्रह्म है, तो उसको खोज हम मृग तृष्णा की तरह इधर उधर तो नहीं भागते रहेंगे कि वो कहाँ है, कौन है, कहाँ है ब्रह्म। ब्रह्म तो हमारे अंदर ही है, मेरे अंदर ही वो गुण है, मेरे अंदर ही वो नारीत्व है, मैं ही नारी हूँ, ठीक है ना। और ये जितने भी पुरुष हैं ये भी नारी हैं एक तरह से, क्यों भगवान कृष्ण गीता में लिखते हैं केवल अहम पुरुषम, केवल मैं ही पुरुष हूँ और कोई पुरुष नहीं, प्रकृति स्त्री है। तो प्रकृति में तो हम सब आते हैं, पेड़ पौधे जो जीव हैं वो प्रकृति का हिस्सा है। तो हमारे अंदर जो आत्मा है वो भी स्त्री है। हम अपनी आत्मा को कैसे संबोधित करते हैं? मेरी आत्मा भूखी है, प्यासी, मेरी आत्मा जीवित है, मेरी आत्मा तड़प रही है। एक पुरुष तो नहीं ऐसा आके ये तो नहीं बोलेगा मेरा आत्मा भूखा है, मेरा आत्मा तड़प रहा है, ठीक है। हम सब अपनी आत्मा को स्त्री भाव में ही संबोधित करते हैं, उसको देखते भी हैं। और हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ, हमारे जो वैदिक पुराण जो है सब उसको स्त्री भाव में ही संबोधित करते हैं, मेरी जीव, जिसको जीवात्मा कहते हैं। बेसिकली आपको जब आप वॉशरूम जाते थे, मैं फिर दोबारा सवाल ले रही हूँ इस चीज़ को, तो आप जेंट्स के वॉशरूम में जाते थे उस टाइम? मैं उसी पे ही आ रही हूँ कि हमारे अंदर जो गुण है, सहज प्रवृत्ति, सहज प्रवृत्ति कह सकते हैं। जो पानी है ऊपर से नीचे ही बहेगा, वो ऊपर नहीं चले जाएगा, उसका सहज प्रवृत्ति है, वो ढलान में ही जाएगा। ऐसी जहाँ हमारी प्रवृत्ति थी, हम स्त्री भाव से अपने आप को देखते थे, तो हमें लगा कि ये जगह मेरी स्त्री, जो स्त्री का वॉशरूम है ना, जो फीमेल वॉशरूम है, यही मेरा जगह है, यही मुझे जाना है, क्योंकि आपका ब्रेन मैसेज दे रहा है, संदेश दे रहा है। तो फीमेल में, लेकिन फीमेल में कौन जाने देगा? पैंट शर्ट पहना हुआ, अगर पैंट शर्ट पहना तो फीमेल वाले में नहीं जाने। कौन आपको फाड़ के देख रहा है? कौन आपके सीने को फाड़ के देखे या ब्रेन को फाड़ के देख रहा है कि यार ये पुरुष है कि औरत है? तो नहीं जाने दिया। तो पुरुष वालों में गए तो पुरुष हंसने मजाक करने लगे, ये क्या है, छक्का हिजड़ा, ये ऐसा वैसा, निक्कर खींच दिया। इस तरह बचपन से हुआ, ठीक है ना। तो हम किस में जाएं? पुरुषों में जाएं जहाँ सेक्सुअल हरासमेंट होती है, या फीमेल में जाएं जहाँ पर हमें जाने नहीं दिया जाता? तो हमारे लिए कहीं ना कहीं जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम तो होना चाहिए ना, जहाँ पर हमारे जैसे लोग जा सकें। जो वॉशरूम तो सब नहीं जाना होता है, जो प्राकृतिक, जो उसकी एक रचना जिसने परमात्मा ने बनाई उसको करनी है, निवृत्ति तो करनी है। तो ये जब समाज इसमें रोकता है तो धीरे धीरे फिर हमने पढ़ाई तो पूरी की है, हम समाज से भागे नहीं, सब कुछ सहा है समाज में रह के। हमारे माँ बाप ने जो समाज को चेंज किया है अपने, तो समाज में जैसा मुझे सहना पड़े, हमें, मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनको सहना पड़ा, समाज से वो क्विट नहीं किया, उन्होंने छोड़ा नहीं, क्योंकि हमने एक ठान लिया था मैंने कि मुझे पढ़ना है ना, और पढ़ाई करके मुझे आगे बढ़ना है। तो इसी में आगे बढ़ते रहे। अपने +1 +2 किया, उस पर ग्रेजुएशन किया। 93 में मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था। 93 में ही फिर MA में एडमिशन लिया, जहाँ हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, लेकिन वहाँ नहीं पढ़ने दिया गया, रैगिंग हुआ। फिर 94 में लॉ में एडमिशन हुआ, वहाँ पर भी नहीं पढ़ने दिया, वहाँ पर भी रैगिंग हुई, सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ। तो तरह तरह की यातनाएं सहने के बाद फिर ये आगे बढ़े। आपने सेक्सुअल अब्यूज़ होना, है ना, अक्सर माना जाता है समाज में कि सेक्सुअल अब्यूज़ होता है तो सिर्फ़ और सिर्फ लड़कियों के साथ होता है। पर मैं भी इस बात का खंडन करती हूँ, क्योंकि मेरा एक NGO है। मैं जब NGO में काम करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि 6 से लेके 10 साल तक के बच्चे सबको सेफ हाथों में लगते हैं कि इनके साथ सेक्सुअली अब्यूज़ करना ज़्यादा ईजी है, क्योंकि प्रेग्नेंट नहीं होंगे। सॉरी टू से, ये एक चीज़ होती है कि सेक्सुअली अब्यूज़ कर दो कि आप सेफ़ रहोगे, कोई प्रूफ नहीं है जी, अगर करोगे भी तो। क्या सच में ट्रांसजेंडर्स को भी सेक्सुअली अब्यूज़ सहना पड़ता है? बिल्कुल सहना पड़ता, क्यों नहीं। क्योंकि जब इंसान का जो कुछ इंसानों की, सबकी नहीं, कुछ इंसानों की, कुछ मर्दों की प्रवृत्ति राक्षस प्रवृत्ति रहती है। मतलब उनकी राक्षस भी नहीं कहूँगी, मनोवृत्ति जो उनकी जो मानसिक जो प्रवृत्ति होती है वो सही नहीं होती है। तो वही लोग रेप करते हैं। सब लोग तो नहीं करते ना, मेल सभी लोग, ऐसा नहीं कहूँगी मैं 100%, 95% अच्छे लोग हैं, 5% है जिनके कारण ये समाज विकृत हो गया। वही लोग हमें भी तंग करते हैं। तो उनको तो
बस अपनी भूख मिटानी होती है, उनको किसी के इमोशन इसको वो अत्याचार करते हैं, वो हरास करते हैं, वो किडनैपिंग करके रेप करते हैं, छोड़ देते हैं मार पीट के। तो ये हम मेरे साथ तो हुआ ही है ना, एक बार नहीं कई बार हुआ। तो 2002 में मेरे साथ गैंग रेप हुआ, 2004 में भी मेरे साथ गैंग रेप हुआ। तो ये हुआ है, उसका मुझे अब ज़्यादा। जब गैंग रेप्स होते हैं, बीइंग अ वुमेन, मैं यहाँ पे एक औरत की तरह आपको समझ पा रही हूँ इस टाइम। अगर मुझे कोई पराया पुरुष हाथ भी लगा दे ना, बैड टच भी कर दे, टच जस्ट टच, देख भी ले आंखों से, तब भी इरिटेशन होने लग जाती है। और जब किसी औरत के साथ या किसी ट्रांसजेंडर के साथ, दे आर ऑल्सो इमोशंस, ऐसा कुछ होता है, तो वो सारी उम्र के लिए निशान नहीं छोड़ जाता, वो आपके आत्मा पे, आपकी सोल पे। गैंग रेप कहना बहुत आसान है। देखिए, वो जो अत्याचार है, एक तो होता है कि महिलाओं के साथ होता है, उनके साथ बहुत बुरा होता है, तो ये सब होना नहीं चाहिए। लेकिन महिलाओं के साथ और एक ट्रांसजेंडर वुमेन या ट्रांसजेंडर मेल के साथ जो अत्याचार होता है, उसमें ये रहता है कि ट्रांसजेंडर जो वुमेन होती है वो उन सब चीज़ों को मिट्टी डालती रहती हैं, उसको भूल जाती है, उसको छोड़ देती है, क्योंकि उनके साथ और बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन है। एक के बात करेंगे तो एक नहीं, हज़ारों होंगे। तो किस किस को पेजेस को ऊपर ऊपर करते रहेंगे, किसका पन्ना बदलते रहेंगे। तो इसलिए वो किताब ही बंद कर देते हैं। इसलिए हमें वो जो नासूर है, मैंने पहले कहा था, नासूर पत्थर बन गए, वो जम गए हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे साथ अगर 20 लड़कों ने 2002 में गैंग रेप किया है किडनैप करके, तो उस अध्याय को, उस चैप्टर को मैंने बंद कर दिया। बार बार चलो वो पॉडकास्ट में बोलते हैं, लेकिन मुझे वो दुख दर्द अब नहीं देते हैं, ठीक है। 2004 में भी हुआ एक पंचकुला में ही, तो उसमें भी एक 8 लड़कों के साथ ने मेरे साथ गैंग रेप किया। गैंग रेप करने के बाद उन्होंने मेरे को पीटा, मारा पीटा, उसके बाद पेशाब भी कर दिया मेरे ऊपर। तो ये सब हुआ, लेकिन तब तक हुआ जब तक मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करने से डरती थी। समाज में ओपनली बोलने से डर लगता था कि अगर मैं अगर समाज में ओपनली आ गई तो मुझे तो हाशिए पे धकेल देंगे, मुझे काम मिलना बंद हो जाएगा, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मुझे मेरा पढ़ाई नहीं होगा, मेरा ये नहीं होगा, समाज से बिल्कुल कट हो जाऊँगी। फिर मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे फिर अपने किन्नर समुदाय जो है उन्हीं में जाना पड़ेगा ना। लेकिन समाज से तो मैं समाज के अंदर तो नहीं रहूँगी। मैंने कोशिश की समाज के अंदर रहने की, हर चीज़ में। हमने ख्वाबों में खुदा बनकर भी देखा, आपकी बाहों में वो दो आलम नहीं थे। तो हमने हर कुछ बन के देखा, मेल भी बन के देखा, फीमेल भी बन के देखा। मैं फीमेल ही हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं हमेशा बचपन से अपने आप को फीमेल मानती रही हूँ, अभी भी। हम बहुत, मैंने कहा, ज़िद्दी लोग हैं हम लोग, क्योंकि आप लोग डॉक्टर बनना चाहते होंगे, बचपन में आपको पूछा हो आप क्या बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहते हो, कोई साइंटिस्ट बनना चाहते हो। हमें कोई पूछता है तो हम लोग यही कहते थे कि हमें लड़की बनना है ना, जो ट्रांस मेल है उनको लड़का बनना है, क्योंकि हमारा प्राइम जो गोल है वो अपने आप को पहचान दिलाना, अपनी पहचान के साथ बाहर आना था। बाकी ये डॉक्टर इंजीनियर तो बाद में बनते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने आप को तो पाएंगे ना। हम सब समाज के हिस्सा हैं, हम समाज में पैदा हुए, हमें पहचान देगी। हमने अपने आप को उसको स्थापित किया कि मेरे को समाज ने कहा कि तुम लड़का हो, तो आप पैदा हुए आप फीमेल के शरीर को लेकर पैदा हो, आपको समाज ने फीमेल पहचान दी। आपने बाद में उसी पहचान को आगे किया, आपको लगा कि नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा जो ब्रेन है और मेरा जो बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो सेक्स है, मैंने कहा जो ब्रेन है और जो हमारे बायोलॉजिकल शरीर है वो मैच कर गया। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनका वो मैच नहीं करता, मिस मैच हो जाता है, उनका ब्रेन कहीं और जाता है, उनका शरीर कुछ और होता है। तो उसी कश्मकश में, उसी कन्फ्यूज़न में वो सारी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे बताओ। पहले कम से कम अपना शरीर तो ठीक हो जाए ना। एक जब हम गाड़ी हिलने लग जाए, अलाइनमेंट ख़राब हो जाए, तो हम मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, है ना, गैराज में लेके जाओ, उसको ठीक करते हैं, अलाइनमेंट ठीक करते हैं, उसको गाड़ी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। जब अलाइनमेंट ठीक हो जाता है, बबलिंग नहीं होता, फिर हिलना बंद हो जाता है। ऐसे हमारे को भी सबसे पहले अपनी बॉडी को ठीक करना होता है कि सबसे पहले हमें अपनी बॉडी को और जेंडर और सेक्स को मैच करवाना। वो कैसे होगा? सर्जरी द्वारा। सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी या जेंडर अफर्मेशन सर्जरी होती है, जिसके द्वारा ही वो सब ठीक होता है।
पहले मैं सर्जरी पे भी आएंगे हम, पर पहले मुझे जानना है, जैसे आपके साथ गैंग रेप्स हुए, क्या बाकी ट्रांसजेंडर्स के साथ भी होते रहते हैं ऐसा कुछ, ऐसी घटनाएं? क्या ये बहुत ज़्यादा होती हैं? शायद ये समाज में उतनी उजागर नहीं हो पाती हैं, क्या वाकई इतनी ज़्यादा होती हैं? क्योंकि वुमेंस के साथ जब भी कुछ ऐसी घटना होती है तो उसके लिए मोमबत्तियाँ भी आ जाती हैं, कैंडल मार्चेस होनी चाहिए। मैं नहीं कहती कि होनी चाहिए ना मैन के साथ ना वुमेन्स का, ना गैंग रेप ही नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आत्मा पे लगती हैं वो चीज़ें, वो आपकी सोल को नष्ट कर देती हैं, है ना। पर मैंने आज तक अपने कानों में कभी सोशल मीडिया पे, इतने साल हो गए सोशल मीडिया पे मुझे, मैंने कभी नहीं सुना, मे बी मेरी नज़र में ना आया हो, सॉरी, भी किसी ट्रांसजेंडर के साथ रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, या फिर उसको छुपा लिया जाता है, या फिर उसको उतनी महत्वता ही नहीं दी जाती, है ना, या उसके लिए कोई कानून ही नहीं है। मुझे नहीं पता, पर मैंने कभी नहीं सुना था। इसका कारण क्या है कि जो समाज इस चीज़ से अछूता ही रह गया कि ट्रांसजेंडर्स के साथ भी सेक्सुअली अब्यूज़ होता, रेप होता है, लेकिन बताएं किसको कौन सुनने वाला, बताने कौन सुनेगा? कोई कानून भी नहीं सुनता, है ना। कानून भी अब वहीं तक कि जो बड़े लोगों के लिए है, बड़े मतलब हमारी दुनिया की सबसे भारी किताब होगी शायद, ठीक है ना। लेकिन आप सोचिए जो BNS है, भारतीय न्याय जो संहिता भी आई है, उसमें भी पहले तो 377 भी था, IPC 377, वो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में हटा दिया उसको। अब उसकी हटाया भी नहीं था, उसमें कंसेंसुअल जो कंसेंट के साथ जो सेक्सुअल रिलेशन थे वो हटा दिया। पहले तो उसमें यह था कि आप कंसेंट विद कंसेंट भी आप किसी एक पुरुष के साथ होता है तो उसमें भी क्रिमिनल, दोनों क्रिमिनल है। लेकिन बाद में उसको अमेंडमेंट कर दिया सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब जो नया BNS है उसमें तो ये भी नहीं है। अगर मेरे साथ अब रेप होगा तो हम कौन सी धारा के साथ आगे केस करेंगे बताओ, जब है ही नहीं कुछ भी। तो पर आप लोगों ने कभी इस चीज़ के ऊपर सरकारों को या फिर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, कौन सुनेगा बताओ कौन सुनता हमारे? आप देखिए 2026 में मार्च में अमेंडमेंट बिल हुआ, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट बिल का जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें 2026 में, तो उसमें हमने बहुत आवाज़ उठाई, तो कौन सुनने वाला? कोई नहीं। बिल पास हो गया, सब कुछ हो गया। अभी सुप्रीम कोर्ट में हम कल ही की बात है, कल परसों की, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय में जो हमारे भारत के सॉलिसिटर हैं उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ये कहा था कि हमें TG सर्टिफिकेट नहीं मिल रही हैं, ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जो सरकार ने देने हैं। मैं अपने आप को घोषित कर रही हूँ कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, तो मुझे सरकार, मैं एफिडेविट दूंगी सरकार के पास, सारे डॉक्यूमेंट जमा करवाऊंगी, तो सरकार मुझे TG होने का, ट्रांसजेंडर होने का सर्टिफिकेट देंगे मजिस्ट्रेट। लेकिन वो बंद हो रखे हैं मार्च से। तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगा रखी, लेकिन सरकार की तरफ से ये बात आ रही कि ये कोई राशन कार्ड तो नहीं है ना, या फिर कोई बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है। लेकिन जिन बच्चों की ज़िंदगी अटकी पड़ी है, सारी ज़िंदगी वो अटके रहेंगे क्या? आप लोगों के लिए तो ज़िंदगी चल रही है, समाज की ज़िंदगी बड़े आराम से चल रही, ठीक है। खाना ही सब कुछ नहीं होता है, खाना तो एक सूअर भी खा रहा है, जानवर भी खाना खा रहे हैं। खाना ही खाना हो तो हम खा लेंगे, कोई बात नहीं, हम भीख मांग के भी खा लेंगे, लेकिन हमने एक नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है, हम आम लोगों की तरह जीना चाहिए। उसके लिए आपने ही तो कानून बना रखे हैं कि TG सर्टिफिकेट लेना। अगर मुझे कोई डॉक्यूमेंट चेंज करवाने तो TG सर्टिफिकेट चाहिए है, जो सरकार अभी नहीं दे रही, तो वो तब तक होल्ड पे हैं। मैं क्या करूं बताओ, कहाँ जाएंगे हम? जब आपने TG का बोला ना, क्या आपके लिए जॉब्स में, मुझे नहीं पता, सच्ची में नहीं पता इस चीज़ का मुझे, जॉब्स में जैसे होता है कि हर एक जो कम आबादी वाले लोग होते हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं भारत में, जो अल्पसंख्यक जाते हैं, उन लोगों को क्या है कि उनको रिजर्वेशन दे रखी है। क्या ट्रांसजेंडर्स के लिए जॉब्स में या और चीज़ों में कुछ रिजर्वेशन है? कोई रिजर्वेशन नहीं है। जब आप लोग नौकरी लेना जाना चाहते हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, क्या आपको कुछ फैसिलिटीज़ ज़्यादा दी जाती हैं? कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। क्या जॉब्स इजीली मिल जाती हैं एज ए ट्रांसजेंडर? सबसे पहले जॉब करने जाएंगे तो वहाँ सबसे पहले जो इंटरव्यू वाले वही हम पे हंसेंगे, है ना, ये लग छक्का भी आ गया। तो
अब मैं जिम जाती हूँ, वहाँ पर भी तो लोग बोले छक्के भी आ गए यहाँ पर तो कहाँ जाएंगे बताओ, एक्सरसाइज तो करनी है सबको। हाँ, वो तो हेल्थ के लिए जरूरी है ना। तो जब ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, वो तो बहुत बड़ी बात आप जॉब के लिए बोल रहे हैं। आज ना मैं आप इस पॉडकास्ट के थ्रू अभी इस टाइम में इतनी इमोशनल हूँ आपके लिए। मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, सिर्फ एक ऑर्गन ही नहीं है ना, एक रिप्रोडक्शन का ऑर्गन नहीं है ना, और तो कोई कमी नहीं है ना। इमोशन में कोई कमी है, हार्ट भी है, लंग्स भी हैं, वही हाइट है, रंग है, रूप है। एक ऑर्गन ना होने से, एक हार्मोन्स ना बनने से क्या बंदा इमोशनलेस हो जाता है? ये तो समाज को सच्ची में समझना चाहिए, सच्ची में समझना चाहिए। ये तो समाज को पता होना चाहिए ना। उनसे पूछिए आपकी क्यों, आपके जो कुछ लोगों की, मैं सबकी नहीं कहूँगी, कुछ लोगों की आत्माएं क्यों मर गई हैं। इस चीज़ के ऊपर मैं ज़रूर बात करते हैं अभी हम। जब ट्रांसजेंडर्स की बात आती है, किन्नर बोला जाता है, हमारे पंजाबी में खुसरे बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है। जब भी हमारे घर में शादियाँ होती हैं, जब भी हमारे घर में बेटा पैदा होता है, जब भी हमारा नया घर मिलता है हमें, तो वो खुद ब खुद आते हैं हमारे घर की खुशियों को दुगना चौगना करने के लिए, दुआएं दे के जाते हैं, है ना। तब सारे बड़े खुश होते हैं, अभी हाँ आए हैं, डांस करके जाएंगे, गानों पे नाचेंगे, एंजॉय करते हैं हम उनके साथ। तो फिर जेंडर इक्वलिटी कहाँ जाती है? ये तो फिर मैं वही कहूँगी, समाज को पता, समाज ने ही बना रखे हैं सारे। दुआएं देने के लिए, दुआएं लेने के लिए तो हम हैं, लेकिन आप बच्चा होता है तो या सदका देते हो, शादी होने पे सदका देते हो, सारी अलैयाँ बलैयाँ सब हम लेके जाते हैं। आज बुधवार है तो बुधवार को भी बहुत सारे लोग अपना अला बला लेके सब हमारे पास आते कि आप ले, तो हमें कहीं ना कहीं तो जीना है। मैं एक टीवी उसमें शो पे बोल रही थी, तो ऊपर से एक और मतलब बंदा था जो कह रहा कि मत लो आप, तो ऐसे ऐसे जवाब भी मिलते हैं। तो पर एक तरफ आपको जॉब भी नहीं दी जा रही है सही ढंग से, जो जहाँ पे आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। एक तरफ आपको लोग कह रहे हैं कि दुआएं भी ना लें, तो गुजारा कैसे होगा? पैसे कौन देगा आपको? क्योंकि तो बिना पैसे के तो समाज में ना स्त्री ना पुरुष, इवन कि आजकल तो अगर आप घर में पेट भी रख लो, वो उसका भी एक अच्छा खासा बजट बन जाता है। जी जी। वैसे मैं कहूँगी कि खुसरा कभी भूखा नहीं मर सकता है ना। अच्छा, ये हमारे वरदान है। हिजड़ा कभी भूखा नहीं मरता। वो अगर वो 10 लोगों को और पाल लेगा। जब वो अपनी पहचान में आ गया है, जैसे जब तक मेरी पहचान नहीं थी कोई, जब तक हम पैंट शर्ट में रहे, जब तक हम आदमी बनकर भी रहे, तो समाज ने जीने नहीं दिया, उल्टा ज़्यादा दुखी थे। लेकिन अब नहीं मुझे कुछ अब ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती होगी। रिस्पेक्ट दे ना दे मुझे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं, अभी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर जब ना कहते हैं ना, इस कंडीशन पे चाहे स्त्री चाहे पुरुष चाहे ट्रांसजेंडर आ जाते हैं भी, हमें रिस्पेक्ट कोई दे ना दे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तब आप जीवन में बहुत सफल हो जाते हो मेरी नज़र में। देखो मुंशी प्रेमचंद ने कहा है कि जब इंसान जो है नर नारी के भेद से ऊपर उठ जाता है तो महात्मा हो जाता है। ठीक है ना। तो हम शायद उस भेद से ऊपर ही उठ के आई दुनिया में ऐसे हो, निर्वाण हो गए हैं। निर्वाण बोलते हैं जो पुरानी ज़िंदगी छोड़ के एक नई ज़िंदगी में चले गए हैं, जहाँ पर परमात्मा के बहुत नज़दीक हैं हम लोग, है ना। ईश्वर ऐसा लगता हमारे आसपास ही, क्योंकि हमने वो काम क्रोध लोभ मोह छोड़ दिया, है ना। सबसे बड़ी बात, काम को छोड़ दिया। इसके ऊपर ही आऊँगी। काम को मेरे को ये जानना था, ये मतलब प्लीज़ ऑडियंस इस सवाल को बहुत सीरियस मत लेना, सिर्फ मेरी इच्छा थी ये जानने की। क्या जैसे हम बीइंग अ वुमेन, जब बीइंग अ मैन, तो लोगों के अंदर एक काम वासना होती है कि किसी के साथ चाहे हक कर चाहे किसी के साथ रिलेशन बना के एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। हर औरत को, हर मर्द को ये कहा जाता है। जी। क्या ट्रांसजेंडर्स को भी वैसे रिलेशंस की या फिजिकल नीड होती है? देखिए, एक जब हम निर्वाण में आ जाते हैं ना, निर्वाण हो जाते हैं, वो तो फिर स्त्री और पुरुष भी आ सकते हैं। हमारे अंदर वो उत्कृष्टता जो है, एक ना इच्छा जो होती है, वो धीरे धीरे मर जाती है। ठीक है ना। जब हम ट्रांजिशन करते हैं वो इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि हमने वो चीज़ सर्जरी के द्वारा ख़त्म कर दी है। ठीक है ना। तो जब इच्छाएं ख़त्म हो गई है, जो हार्मोन्स थे वो ही बनना बंद हो गए, तो वो इच्छाएं किसी, अब मैं हूँ
मेरे को कितने साल हो गए, बहुत कई साल हो गए सर्जरी का, उसके बाद कोई इच्छा ही नहीं है, कोई पुरुष आए कोई स्त्री आए, मुझे तो एक इंसान जैसे लगते हैं सब, है ना। कोई मुझे छुए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा जो पार्टनर है वो ट्रांस मेल है, ठीक है ना। हम दोनों साथ में रहते हैं, वो एक पति पत्नी समझ लो, प्रेमिका प्रेमी समझ लो, कुछ भी समझ लो, पर हमारे बीच में कोई शारीरिक संबंध नहीं है। तो हम एक इमोशनल बॉन्ड है ना, इमोशनल बॉन्डिंग है। हम एक आत्मा जो रूहानी प्यार होता है ना, रूह का, बाबा बुल्ले शाह कहते नीमे रुसिया यार मनाना पावे मैंने कंजरी बनना पवे, हमारा वो रिश्ता है उसके साथ। और हमें चाहे अमीर खुसरो निजामुद्दीन है, चाहे बाबा बुल्ले शाह शाह इनायत हो, चाहे वो शाह हुसैन वादोलाल हो, चाहे मीरा हो या कृष्ण हो, सूरदास हो या रसखान हो, हमारे लिए तो ऐसी परमात्मा की तरह ही है। ये प्रेम जो है ना, प्रेम जो परमात्मा को पाए, उसके लिए हम जो भगवान है, ईश्वर है, वो जो भी है ना, वो ये पावर है ईश्वर की ना, परमात्मा की, उसी के लिए हम लोग जी, मतलब हम सोचते हैं कि हमारा निर्वाण हो गया, मेरा पति तो वही है। आपने ना बहुत बड़ी बात बोल दी। मैंने इतने संतों का पॉडकास्ट किए हैं, ये शायद संतों से भी बड़ी बात थी। शादी करने के बाद भी आपके फिजिकल रिलेशन नहीं है, आपका एक इमोशनल बॉन्ड है, रियल सोलमेट बोल लूँगी मैं इस चीज़ को, है ना। तो क्योंकि शादी पे ना, मेरी भी शादी को 17 साल हो गए हैं। जब शादी को ज़्यादा साल गुजर जाते हैं ना, बीइंग वो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, तो पार्टनर सिर्फ साथ लेटा हुआ है ना, उसका उतना ही काफ़ी है। वो आपके साथ है ना, वो फ़ोन भी चला रहा है, वो सोया हुआ है, वो भी एक सुकून दे रहा है वो आपके मन को, उससे ज़्यादा। देखिए ये भी हमारा जीवन का हिस्सा है, मैं इसको गलत भी नहीं, क्योंकि ये जो रिप्रोडक्शन है इसके कारण आगे जीवन आता है, ठीक है ना। और वो कोई बुरा काम नहीं है, बुरी चीज मैम नहीं। जो आपने बात बोली ना सोलमेट वाली, हाँ, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल के लोगों का क्या है, ये चीज़ तभी मैं रिपीट कर रही हूँ, आजकल की जनरेशन तो एक सोल पे रह ही नहीं रही है ना, उनको तो मैनी सोल्स चाहिए। वहाँ पे दिक्कत तो समाज में वहाँ पे आ रही है, वहाँ तो सारा सिस्टम ही बिगड़ा पड़ा है। अगर आपको भी पता होगा समाज का इस टाइम का, तो ये चीज़ है वही। अब बात करते हैं आपकी सर्जरी के ऊपर। मैम मुझे ये जानना है कि आपको सर्जरी क्यों करवानी पड़ी, आपके मन में ऐसा क्या विचार आया? पहले सिर्फ मुझे विचार जानना है कि मुझे सर्जरी करानी है, मुझे फीमेल में कन्वर्ट होना है। देखिए ये तो बचपन से ही था कि मुझे एक साइड में तो रहना ही है, दो साइड में रह के दो नाव में पाँव रख के तो कभी जीवन चलता नहीं है। कहीं ना कहीं एक नाव तुम्हें डुबो देगी। एक जीवन, एक शरीर, और दूसरा जब आपका ब्रेन और बॉडी अलग अलग काम करे तो आपको कहीं ना कहीं एक ठौर पे तो बैठना पड़ेगा ना, एक ठौर होना पड़ेगा। फिर मैंने साइकियाट्रिस्ट से, ऐसा नहीं कि सीधा जाके सर्जरी हो जाए, ऐसा नहीं होता, आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, इन सब पहले तो आपको सलाह लेनी पड़ती है। फिर आपका ब्रेन जो है वो साइकियाट्रिस्ट पढ़ते हैं और बचपन से सारी स्टोरी पूछते हैं, आपके साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे अपने जीवन जिया है। और वो फिर अंतिम कई सेशंस होते हैं, उसके बाद अंतिम निचोड़ पे जो उसका पर्सनल वो होगा, वो क्या ऑब्जर्वेशन उसकी आती है, जब वो हमें सर्टिफिकेट देंगे जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर का या जेंडर आइडेंटिटी का जो सर्टिफिकेट है, तो जब वो सर्टिफिकेट देंगे तब आगे जाके नेक्स्ट प्रोसेस होता है एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट का। तो एंडोक्रिनोलॉजी जो होती है उसमें हार्मोन्स रिप्लेसमेंट होते हैं। जब साइकियाट्रिस्ट ने कहा कि ये वुमेन है ना, और बेसिकली सॉरी मैम, मन से वुमेन होना, साइकोलॉजिकल वुमेन होना, हाँ जी, और साइकोलॉजिकली मेन होता है शरीर का, जो हमारे धड़ से नीचे है शरीर है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। समझ रहे हो आप? ब्रेन जो है वो सबसे मेन है, उसी में प्रोग्रामिंग है, इसीलिए हम हेलमेट पहनते हैं। सारे शरीर में तो हेलमेट नहीं पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि ब्रेन को बचाना होता है। अगर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, हाथ टूट जाए, हाथ कट जाए, तब भी हम जीवित रहेंगे, पैर भी कट जाए तो हम जीवित रहेंगे, हमारी ऑर्गन में भी कोई एक आध खराब हो जाए, निकल जाए किडनी वगैरह, वो भी तब भी हम जीवित रहते हैं। आँख फूट जाए तब भी ठीक है, हम लोग जीवित, नाक भी कट जाए, कान कट जाए, कुछ भी कट जाए, हम लोग जीवित रहेंगे। और हमारे जो शरीर के सेक्सुअल पार्ट है, जो हमारे सेक्सुअल पार्ट हैं,
वो भी अगर ओवरी निकाल दे, यूट्रस निकाल, तब भी हम जीवित रहें। हमारे पीनस हैं, टेस्टिस है, उसको निकाल तब भी जीवित रहेंगे। क्या पीनस निकालने से कोई हिजड़ा हो जाता है? नहीं। जब तक उसके ब्रेन में, जब तक उसके ब्रेन का मैसेज ना आए कि नहीं। अब जैसे कोई इंसान है, उसका ट्यूमर है पीनस में या टेस्टिस में, डॉक्टर ने पीनस और टेस्टिस निकाल दिया क्योंकि उसको कैंसर है। तो आजकल हर चौथी औरत का क्या निकल वो गया। ताली थोड़ी बजाने में हिजड़ा हो गई हूँ? क्योंकि ब्रेन नहीं बता रहा उसको कि तुम ये हो। और हिजड़ा, खुसरा, ये तो शब्द हम लोगों ने गढ़े। उसको नहीं लगता कि मैं फीमेल हो गया हूँ जिसका पीनस निकल गया है ट्यूमर के कारण, कैंसर के कारण, कि तो वो क्या अपने आप को फीमेल मानने लगेगा? नहीं, वो अपने आप को मेल ही माने। लेकिन क्या बात है ऐसी जो हम लोग सब शरीर होते हुए भी अपने आप को फीमेल मानते हैं? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। वो आप नहीं समझ सकते, कोई भी नहीं, वो तो ईश्वर का पता है। क्या है? उसके 1000 पर्दे हैं, वो तो वही जानते हैं। हम क्या मौत को जानते हैं कब आ जाएंगे? क्या हम जीवन का पता था कि जीवन होगा कि कब होगा, कैसे हमें तो ये भी नहीं पता था कि आज पॉडकास्ट शूट होगा हमारा। तो जब हमें कुछ नहीं पता, हमें ये नहीं पता दूसरे लोक में क्या रहा, ऐसे तो असंख्य लोग हैं। तो ये जीवन है। सर्जरी करवाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा ब्रेन और मेरी बॉडी अलग अलग काम करें, इसको एक जगह तो लाना ही है। सर्जरी हुआ तो जब डॉक्टर के द्वारा सब कुछ होता है, पुराने ज़माने तो और ख़तरनाक होता, तो मैं बताऊंगी आपको। तो ये जब हमारी सर्जरी होगी तो अब डॉक्टर से हुआ तो 2-3 दिन बाद मतलब होश आया, तो बीच बीच में जैसे अनकॉन्शियस रहता है तो पेन होता है बहुत कुछ। जब एक चीज़ निकल गया तो फिर उसके बाद डॉक्टर पूछता है कि आप ठीक हैं बिल्कुल। फिर हमें लगता हाँ ऐसा ही तो होना चाहिए था, हमें ऐसे ही पैदा होना चाहिए था। लेकिन कुछ लोग ये बोलते हैं अरे तुम लोग पागल हो, तुम लोगों ने तो नेचर को धोखा दिया है। हाँ, मतलब कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि तुम लोगों ने तो नेचर को धोखा दिया, चैलेंज किया नेचर को। चैलेंज कैसे कर दिया? चैलेंज तो ये जीव ने, एक जीवन जो जीव था धरती पे आया उसी दिन उसने चैलेंज कर दिया जब वो पानी से रेंगता हुआ बाहर आया। आज हम 2 पैर पे खड़े हैं, नहीं तो हम पानी में रेंगते होते हैं। क्यों हम बाहर आ गए हैं? क्यों हम बाहर 2 पैरों पे खड़े? लाखों साल पहले हमारी शक्ल ऐसे नहीं थी। लाखों साल बाद हम ऐसे भी नहीं रहेंगे। नहीं। क्या पता हम कैसे शक्ल, हम डायनासोर ही बन जाए, है ना। तो ये प्रकृति निरंतर बदलती रहती है और हमने जो बदलाव किए कोई अचंबा नहीं। ये अगर हमारे 6 उंगलियां अगर ट्यूमर है तो क्यों निकलवाते? रहने दो उसको, ट्यूमर को। क्यों नहीं मर जाते हो? है क्यों हमारे ब्रेन ट्यूमर हो गया, फलाना ये हो गया, डॉक्टर इतने सारे हॉस्पिटल खुले हैं, क्यों खोले हैं? रहने दो। एक जीव तो दूसरा परजीवी हमारे शरीर के अंदर आया ना, उसको जीने दो, वो भी तो जीव ही है। क्यों निकलवा रहे हैं उसको? हम अपने लिए तो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, पर जो दूसरा इंसान अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, उसको अलाइन कर रहा है बॉडी को, सही साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल, हम वी ट्रैप इन रॉन्ग बॉडी। हम उसको, उस बॉडी को ठीक कर रहे हैं, है ना। जो प्रकृति ने शायद त्रुटि कर दी थी। वेद में लिखा विकृतिम एवं प्रकृतिम, जो विकृति है वो भी प्रकृति का हिस्सा है। व्हाट सीम्स अननेचुरल इज ऑल्सो नेचुरल। कोई अप्राकृतिक नहीं होता, कोई गलत नहीं होता, सब सही है। प्रकृति ने जो बनाया, शी इज़ अ वेरी स्मार्ट, उसने जो बनाया वो सही है। हम ना भी करते सर्जरी, ठीक है आपकी बात माने का, सर्जरी ना भी करते तो क्या दुनिया हमें डिस्क्रिमिनेट ना करती? क्यों वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं? क्यों ये कहते हैं इसका तो ये है, ये तो आदमी है, ये तो। जब हम आदमी तब तो कहता है छक्का है, जनानी है, जनानिया वर्ग है। जब हम औरत हो गए तब तो कहते तुम आदमी हो। तो या तो आप एक जगह रहो ना, हम तो अब एक जगह आ गए हैं। हम एक जगह, आई एम इन राइट जेंडर बट इन रॉन्ग वर्ल्ड। इस चीज़ पे ना एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, अभी छोटी सी 2 मिनट में लूँगी आपके। हमारे घर में ना 8 कंडियां का धागा होंगे। एक पूजा होती है जो शादी से पहले, इवन मेरी ने तो 8th 9th क्लास में ही कर ली थी, मुझे याद है आज भी। वो सावन में ही होती है वो पूजा, है ना। तो उसमें क्या करते हैं कि हम अपनी मदर इन लॉ के लिए सूट वगैरह निकालते हैं और हर मंडे फास्ट रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उस पूजा में हर मंडे एक ही स्टोरी सुनाते हैं बारी बारी। वो स्टोरी क्या है? शिव शंकर और गौरी मैया की शादी हुई थी। जब शिव शंकर भगवान जी की शादी गौरी मैया से हुई तो उनके पास नंदी थे, तो उन्होंने अपने नंदी पे दोनों ने बैठे और चल दिए। थोड़ी दूर गए तो समाज के कुछ लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि इनको शर्म नहीं आ रही है,
ये इन्होंने तो नंदी को मतलब दबा दिया है, इसमें वजन बैठ गया, ये है। तो शिव भगवान कहते चलो गौरी गौरी तुम बैठो, मैं चल रहा हूँ साथ साथ में। चलो गौरी बैठ गई है नंदी पे और शिव भगवान साथ में चल रहे हैं। तो थोड़ी दूर गए तो फिर समाज ने बोला कि क्यों गौरी क्यों बैठ गई है, मतलब एक औरत होकर अपने मर्द को चला रही है पैदल और खुद उस पे सवारी पे जा रही है, ये कोई अच्छा लगता है? ठीक है, तो गौरी कहती है भगवान जी आप बैठो, मैं चल पड़ती हूँ। भगवान जी बैठ जाते हैं और गौरी साथ साथ में चलती है। तो फिर थोड़ी दूर जाते हैं, फिर समाज के कुछ लोग आ जाते हैं। लोग कहते हैं कि होए कितना वो है कि कैसा पति है, अभी तो नई नई शादी हुई है और खुद बैठ के जा रहा है और वो चल के जा रही है। फिर वो दोनों सोचते हैं चलो दोनों चल के चलते हैं, नंदी साथ साथ आ ही रहा है। तो थोड़ी दूर जाते हैं तो लोगों ने फिर ये बोलना शुरू करते हैं कि इनको अकल है, जब इनके पास सवारी है सब कुछ है तब तो वो मोटर गाड़ी की तरह ही होते थे ना, जो बैल होते थे है ना, जब घोड़े होते थे। तो भी तुम चल के जा रहे हो, इनको तो इतना ही नहीं पता, बेसिक नॉलेज ही नहीं है। तो भगवान रुक के गौरी को बोलते हैं ये समाज है, समाज को आप कभी भी खुश नहीं कर सकते, कोई भी। ये नहीं है कि आप किन्नर हो, आप ट्रांसजेंडर हो, आपने अपना बॉडी चेंज करवा ली, ये मेरे ऊपर भी लागू होता है बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ मैन। समाज को तो हम खुश कर ही नहीं सकते, करना भी क्यों है, मैं अब सोचती हूँ। आप अपने आप को सही पाथ पे चलो, भगवान आपका साथ देंगे, आप खुद गलत मत करो किसी का, है ना। इसलिए समाज को 4 लोग इस तरफ हैं, 4 लोग उस तरफ हैं, 4 लोग उस तरफ हैं, आप इनको खुश नहीं कर सकते। आप कभी भी अपने पूरे घर में, आपके 8 मेंबर होंगे ना घर में, 10 मेंबर होंगे, मायके ससुराल सब कुछ लगाकर, तो वो 8 लोगों को भी नहीं आप खुश कर सकते, पूरे लोग। इसलिए समाज का तो कहना ही है ना, तो बोलता है चाहे वो ट्रांसजेंडर्स के लिए चाहे वुमेन्स के लिए, चाहे तो मैं कह रही कि आई डोंट बॉदर एनीवन। अब मैं सर्जरी पे ज़रूर जानना चाहूँगी। सर्जरी आई थिंक इंडिया में नहीं होती है। नहीं, इंडिया में होती है। आपने इंडिया में ही करवाई थी, तो ये बहुत कॉस्टली रही होगी। हाँ जी, कॉस्टली तो होती है, इसमें लाखों रुपए का खर्चा आता है। तो बट फिर भी अब इन चीज़ों के लिए तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर ज़िंदगी कैसे, हम लोग उसी के लिए पैसा इकट्ठा करो सारी ज़िंदगी, एक टाइम है जब पैसा इकट्ठा हो जाए फिर डॉक्टर के पास जाओ। पर मुझे लगता है कि इनर हैप्पीनेस जरूरी है, अगर आपको इस चीज़ में खुशी मिल रही है तो ठीक है। हाँ बिल्कुल, अभी मुझे मतलब जो अंदर की जो खुशी है वो बीइंग अ वुमेन, अब ऐसा ही लगता है कि हाँ अब सही है, पहले जैसे नहीं है अब। तो मैं थोड़ा सा सर्जरी के बारे में डीपली बात करें हम। सर्जरी के बाद क्या जब सर्जरी हो जाती है तो हार्मोन्स में वो वुमेन्स वाली फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है? वुमेन्स वाली फीलिंग बचपन से होती है। और वो नहीं बढ़ जाती है, कुछ होता है कुछ करती बढ़ती नहीं, जो था वो बस ये शरीर है। दिखने वाले को वुमेन लगना शुरू हो जाती है। यहाँ से मैंने आपको कहा ब्रेन जो है वो मेन हमारा कंप्यूटर जो प्रोग्रामिंग वो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में शुरू से ही रहता है। बस ये रहता है कि अब हमें सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि जो हमें होना चाहिए वो हो गए, जो हमें होना चाहिए था, या परमात्मा को या कुदरत को जो हमें जिस तरह से पैदा करना चाहिए था वो नहीं किया उसने, लेकिन हम लोगों ने उसको त्रुटि को ठीक करवा लिया। ठीक है, अगर मेरी 6 उंगलियां हैं तो वो बार बार नुकसान करी, उसको निकलवा दिया 5, जैसे बाकी लोग हैं वैसी, नहीं तो 6 ही रहने देते। अगर कोई दिक्कत नहीं कर रही तो ठीक है, 6 भी हैं, 7 है, एक हाथ इधर निकल गया, एक कंधा और निकल गया, तो क्यों ठीक करवाते हैं? क्योंकि हमें उस समय लगता है कंफर्टेबल नहीं, हमें दूसरों की तरह भी रहना है। इस चीज़ के ऊपर ना बड़ी अच्छी बात बताऊंगी। अब मेरे को भी यूट्रस में बहुत सारे इश्यूज़ आए, बहुत सारी औरतों को है, मैं इसके ऊपर भी काफ़ी काम करती रहती हूँ वुमेन हेल्थ के ऊपर। तो ये एक कॉमन सी चीज़ हो चुकी है कि ओवरीज में कुछ प्रॉब्लम आ गई, यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम आ गई, वो रिमूव कर दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कोई ट्रांसजेंडर थोड़ी बन जाती है, फिर भी वो एक वुमेन होती है, उसके वही हार्मोन्स होते हैं, वही उसकी फीलिंग्स होती है, वही सब कुछ होता है। अब मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी आपसे, जब सर्जरी होती है, जो मैंने सुना है, मुझे नहीं पता मैंने सही सुना है या गलत सुना है, कहते बहुत बहुत पेनफुल होती है। हाँ, पेनफुल तो होती है, कुछ ज़्यादा ही पेनफुल होती है क्या? पेनफुल अभी तो थोड़ा कम हो गई। पहले ज़माने में क्या था, जो सर्जरी होती थी वो दाई माँ करते थे, तो दाई माँ जो थे वो जंगल में लेके जाते थे ट्रांसजेंडर को,
और वहाँ पर उसको अनकॉन्शियस तो कहीं एनेस्थीसिया तो होता नहीं था, तो या तो उसको शराब पिलाते या ताड़ी जो भी नशे वाली चीज़ें पिला के खिला के उसको लेके जाते थे। बट उसकी जो है कंसेंट होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं ज़बरदस्ती नहीं होता था। अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा कहते हैं जब जिस टाइम पे उसके अंदर बहुत अर्ज हो जाती है ना कि मुझे ये सब हटाना है, मुझे औरत होना है, तो वो समय हम बोलते हैं कि इसके अंदर निर्वाणी आ गई है, या माता बहुचर माता जी हैं इसके ऊपर सवार हो गई हैं, ठीक है ना, किन्नरों की माता वो सवार हो गई। तो तब उसको बहुत ज़्यादा वो कंसेंट होती है उसकी कि मुझे ले चलो गुरु, मुझे ले चलो। तो दाई माँ जाती हैं साथ में जंगल में, उसके 1-2 लोग साथ में जाते हैं और उसको पेड़ पे खड़ा कर देते हैं ऐसे पेड़ के साथ में। तो उसके बाद उसका निर्वाण होता है, उसका चाकू से उसका जो शरीर के अंग निकाल देते हैं। तो ये पुरानी परंपरा, पुरानी पद्धति थी जिसमें मोस्टली लोग मर जाते थे। बहुत कम लोग थे जो बहुत हिम्मती लोग, बहुत सहनशील, जिसमें परमात्मा की बहुत कृपा रहती थी, बहुत विल पावर रहती, तो वो जीवित रहते थे। बाकी लोगों को वहीं पे खड्डा करके दफना देते थे, ठीक है ना। जब जो बच जाते थे हम घर लाते थे, क्योंकि ब्लीडिंग होती, बहुत खून ख़त्म होने से तब बंदा मर ही जाता है। लेके आते हैं तो एक काल कोठरी जैसा घर झोपड़ी होती, उसमें रखते हैं 40 दिन तक। उस 40 दिन में उसको तेल और हल्दी के साथ उसका लेप किया या गर्म पानी से वॉश करते हैं, डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं, उसी से ठीक हो जाता है धीरे धीरे। उनमें से भी कई लोग मर जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता था तो बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं। तो इतनी बड़ी जो चीज़ है वो होगी। तो फिर उसके बाद जब वो 40 दिन बाद ठीक हो जाता है, फिर उसके पूरी दुल्हन की तरह उसको सजाते हैं, एक नई दुल्हन की तरह उसको फिर बैंड बाजों के साथ डेरे में लेके आते हैं, पूजा पाठ। आपके साथ ये सब कुछ हुआ? हाँ, ये होता ही है, सबके साथ ही होता है। फिर बैंड पूरा दुल्हन की तरह पूजा पाठ होती है पूरा। फिर बहुत सारे और प्रोसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें, परंपराएं हैं हमारी, जिस परंपराओं से फिर गुरु अपना चेला करता है, उसको उसके ऊपर चुन्नी डालता है, उसके ऊपर उसको अपना चेला घोषित करता है। फिर उसको सारे जो शगुन है, जो भी उसके रीति रिवाज वो पूरे करने के बाद वो डेरे में रहना शुरू करता है। तो ये परंपरा है। लेकिन आज थोड़ी सी इजी हो गया क्योंकि सर्जरी होती है, एनेस्थीसिया दिया जाता है। लेकिन एनेस्थीसिया तो थोड़ा देर के लिए होगा, उसके बाद तो पेन तो फिर होना ही है। बट एटलीस्ट हाँ, ये है कि वो जो ट्रॉमा है, एकदम से जो झटका है उस समय पुराने ज़माने वाला, वो नहीं सहना पड़ता कि एकदम मेरी आंखों के सामने कुछ हो गया है ना। बंदा अगर कोई कान छेदने भी जाता है तो एकदम डर सा लगता है, नाक छेद रहा है कि आप नाक छेद और उसके इंजेक्शन से डर लग जाता है, एक छोटे से इंजेक्शन से। मैंने 2-3 बार इससे मेरा नाक पक जाता। तो लेकिन हम लोगों को दर्द सहने की आदत पड़ गई है, तो हमें इतना ज़्यादा वो नहीं करता। वो तो कहते छेद दे बस तो फटाफट, क्योंकि हमें ना ये तो छोटा मोटा दर्द है, इससे बड़े बड़े दर्द हमें कोई अब क्रैम्प पड़ जाते हैं तो क्रैम्प तो आदत पड़ गई है ना, कितना दर्द होता है, जैसे मरने जैसा होता है, बहुत पेन तो होता है। क्रैम्प पड़ते हैं। आप जिम जाते हो ना, मैं योगा जाती हूँ, तो योगा में भी बहुत पेन होता है। मेरा हाथ अगर मैंने अंगड़ाई ली थी तो क्रैम्प पड़ जाता है बहुत, पैर में पड़ जाता, तो वो दर्द हम लोग सहते हैं ना उस चीज़ को, तो वो भी तो खतरनाक दर्द है। इतना जान जैसे निकल जाती, 1 मिनट के लिए ऐसा लगता है कि पता नहीं अब मर ही जाएंगे, भगवान मुझे ले जाए। तो बट वो सहने की आदत पड़ गई है। एक चीज़ और बताओ, क्या किन्नरों की भी शादियाँ होती हैं आपस में? हाँ जी, प्रेम विवाह तो जो गंधर्व विवाह किन्नरों से ही शुरू हुआ था। गंधर्व विवाह आदमी औरत क्यों करेंगे बताओ? गंधर्व विवाह वो क्या होता है मुझे नहीं किन्नर और पता। गंधर्व यक्ष लोग जो थे, देवता जो थे, उपदेवों की श्रेणी में थे, किन्नर गंधर्व और यक्ष लोग। गंधर्व विवाह कहाँ से है? वो प्रकृति को साक्ष्य मान, क्योंकि हमारे तो फेरे होने नहीं है। अच्छा, फेरे नहीं होते, मतलब हम समाज में रह के फेरे कहाँ डालेंगे, कौन आएगा? तो हम गंधर्व विवाह ये होता है कि जो एक 2 लोग हैं, पति पत्नी, उसमें दाम्पत्य जीवन में आना चाहते हैं, तो वो प्रकृति को ना केवल सिर्फ ट्रांस वुमन या ट्रांस मेल या ट्रांस वुमेन या मेल या मेल फीमेल, ऐसा नहीं था उस समय। कोई भी इंसान, 2 आत्माएं जब अपने आप में एक जीवन में आना चाहते हैं तो प्रकृति को साक्ष्य मान, क्योंकि हमारी एक्सेप्टेंस समाज में अगर थी नहीं तो प्रकृति तो हमारे साथ थी ना, तो प्रकृति को साक्षी मानकर वो प्रेम विवाह। ऐसे ही दुष्यंत और शकुंतला ने भी तो गंधर्व विवाह किया, जिनके नाम पे फिर भरत हुआ, भरत के नाम से आगे फिर भारत देश नाम पड़ा। तो ये गंधर्व हम लोग देवताओं की पंक्ति में, जो भगवान महादेव की दरबार में बैठने वाले सबसे पहले पार्षद
किन्नर गंधर्व यक्ष ना। हम देवदासी प्रथा को शुरू करने वाले, हम भक्ति आंदोलन शुरू करने वाले, हम सूफीज़म शुरू करने वाले, हम मुग़ल दरबारों में रहने वाले, हम सल्तनत में रहने वाले, हर जगह हमने क्रांति, हाँ 1857 की क्रांति में हम लोगों ने भाग लिया। सब कुछ सहने के बाद भी हमारा कोई इतिहास नहीं, हमारा मौखिक इतिहास है। पहले वेद भी मौखिक थे ना, श्रुतियाँ बोलते, सुन के ही याद किया जाता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे 5000 साल पहले महसूस हुआ कि नहीं, लिख देना चाहिए क्योंकि मेमोरी कम होगी लोगों की, तो वेद लिखे गए। ऐसे हमारा जो मौखिक, बहुत सारा जो जंगलों में रहते आदिवासी, उनका जो इतिहास है वो मौखिक रहता है, एक से दूसरे तक पहुंचता है। लेकिन जो शहरों वाली संस्कृति है उसमें लिखा जाता है। जो वन में रहते हैं, जो आदिवासी लोग हैं या किन्नर लोग हैं, इनका इतिहास लिखा नहीं गया। ये लोग अपने इतिहास को एक से दूसरे के पास, दूसरे तीसरे के पास। क्रांतिकारी हम भी तो थे। 1857 में जब मंगल पांडे या और लोग सब, रानी झांसी, सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में लड़ रहे थे, तो किन्नर भी लड़ रहे थे। उन्हें, क्योंकि मुग़ल दरबारों से उनको निकाल दिया गया। 1857 में बहादुर शाह जफ़र जो लास्ट मुग़ल था, उसको भी अंग्रेज़ों ने पकड़ के रंगून भेज दिया। सारी सल्तनतें ख़त्म हो गई, अंग्रेज़ों ने सारे भारत को अपने उसमें कब्जा कर लिया। तो किन्नरों को दरबारों से निकाल दिया, वो खाना बदोश हो गए, सारे इधर उधर हो गए। कहाँ से उनको पैसा मिलेगा? तो इसलिए 1871 उन्होंने विद्रोह कर दिया। अंग्रेज़ों की जो बंदूकें थी वो छीन के मोहनी रूप धारण करके, मोहनी का कैसा था, मोह के जो अंग्रेज़ों की सेना थी वो अंग्रेज़ तो थे नहीं, है तो भारतीय थे। उनको पता था हमारी प्रेजेंस, हम कौन हैं। तो उनके साथ वो उनको मोह के, उनको छल कपट करके उनसे बंदूकें ले लेते थे और क्रांतिकारियों को दे देते थे। ठीक है। तो धीरे धीरे जब अंग्रेज़ों को पता लगा, उनके जो बॉस को, उन्होंने 1871 में एंटी ट्राइबल एक्ट बना दिया। जो अधिवक्ता हैं, आपको पता होगा कि जो एडवोकेट, उनको पता है 1871 का जो एंटी ट्राइबल एक्ट है, उसमें ट्रांसजेंडर को भी अपराधी घोषित कर दिया गया। कि ये लोग, क्योंकि जो आदिवासी थे, जो मैं अभी वनवासी बोल रही हूँ, जितने भी ट्राइबल्स थे, ये गुरिल्ला युद्ध करते थे, अंग्रेजों के ऊपर अटैक करते थे। उसमें किन्नर भी छल कपट करके आके और बंदूकें लेके और क्रांतिकारियों को दे, इसलिए हमारे को अपराधी घोषित किया। अंटिल 1951-52 में ये डी नोटिफाइड हुआ ट्राइबल एक्ट, सबको अधिकार मिले। किसी को ट्राइबल एक्ट में जैसे ये SC ST में डाल दिया, बट हमारे को कुछ नहीं मिला। हम वैसे के वैसे रहे, हमारी कोई पहचान ही नहीं। 2014 तक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तक आते हम ऐसे ही रहे। मैं इस चीज़ को क्लेम नहीं करती हूँ, पर मैंने बहुत सारी वीडियोस में, बहुत सारे स्टोरीज़ में देखी है चीज़ कि किन्नरों में बहुत सारे किन्नर, जब उनको खाने को कुछ नहीं मिलता, जब तो वो प्रोस्टिट्यूशन में पड़ जाते हैं। क्या ये सच है? सही है, बिल्कुल। इसका कारण बहुत सारे लोग पेट की जो भूख होती है वो कुछ भी कराने को तैयार होते हैं। जब भूखा इंसान, क्योंकि हमें लगता है हमारी आत्मा शुद्ध है, शरीर क्या है? शरीर तो नश्वर है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी तो कहा कि ये शरीर तो नश्वर है। जब वो, मैं इसको कहानियों से जोड़ रही, क्योंकि ये सत्य घटनाएं हैं, उस पर हम लोग अमल करते हैं। जो वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में लिखा, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। वो सच में सच है। आदि गुरु शंकराचार्य ने, जब वो मुंडन मिश्र और उनकी उभय भारती, उनको हरा के जब वो आ रहे थे कर्णिका घाट में बनारस में, तो उनको एक चंडाल मिला। चंडाल ने उनका पाँव छूना, उनका अभिवादन किया, तो उन्होंने कहा, उनके एक शिष्य ने कहा, दूर हो जाओ, है ना, क्योंकि तुम तो क्षुद्र हो। उनको दूर कर दिया। तो चंडाल तो महादेव थे, उनको लगा कि ये शंकर तो जो है, शंकराचार्य शायद घमंड में आ गए ज्ञान का। तो उन्होंने कहा कि हे शंकर, तो क्या जो आत्मा है, उन्होंने उनको बताया कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ ना। तुम किसको दूर कर रहे हो? आत्मा को दूर कर रहे हो या शरीर को दूर कर रहे हो? तो शंकर को एकदम से पता लग गया, एकदम से, कि महादेव है, क्योंकि और कोई तो बोल नहीं सकता इतना गूढ़ ज्ञान। तो उन्होंने आलिंगन किया, उसको जप्फी पाई, तो उन्होंने कहा कि मेरे से क्षमा हो गई। तो वो हर जगह से सीखते रहे। तो इसी तरह जो हमारी जो आत्मा है, वो तो, उसको कोई छेड़ नहीं सकता, वो शुद्ध है,
हमारा जो बाहरी है, आज पेट है लगा हुआ, उधर है पेट है, जीव है, आँखें, ये सब कुछ ना कुछ देख रही हैं, पेट मांग रहे हैं, तो खाना ही है। कुछ भीख मांगते हैं, कुछ सेक्स वर्क में चले जाते हैं, कुछ कहीं कुछ। अदरवाइज़ हम तो भिखारी भी नहीं थे। 1857 तक तो हम भिखारी भी नहीं थे, हम दरबारों में रहते थे। दरबारों में ही रह के हम राजा कौन, आप जब स्लेव डायनेस्टी को पढ़ोगे, है ना, खिलजी वंश को पढ़ोगे, लोधी वंश को पढ़ोगे, इतने सारी जो डायनेस्टी 300-400 का जो पीरियड है, उसमें आप देखोगे कि ख्वाजा सरा लोगों का, ख्वाजा सरा मतलब खुसरा, ख्वाजा सरा का ही शॉर्ट में खुसरा बोलते हैं। ख्वाजा सरा असली वर्ड ख्वाजा सरा है। जो ख्वाजा सरा लोग हैं उनका बड़ा महत्व था। वो किसको राजा बनाना किसको नहीं बनाना ख्वाजा सरा डिसाइड करते थे। तो ये 300-400 साल तक ये ड्रामा चलता रहा। उसके बाद मुग़ल दरबारों में मुग़ल सल्तनत आई, वहाँ पर अकबर ने इनकी जो हमारी एक्चुअल जो पावर थी पहचाना उसको कि ये बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत क्लेवर होते हैं। हमारे को उन्होंने, हमारे जो पूर्वज उनको जॉब पे रखा, कौन सी सिक्योरिटी के लिए और खुफिया एजेंसीज में, जो उनके जो खुफिया एजेंसी में उसी चीज़ में महिलाओं के जो उनका शाही हरम था, जो रानियों का महल थे, उसकी रक्षा के लिए खड़े रहते थे हम दरबारों। हमारे को तो लांग के कोई जा भी नहीं सकता था। जितनी पावर आदमी में है उतनी पावर हिजड़े में भी है ना। वो जिसका हाथ पकड़ ले तो छुड़ा नहीं पाएगा, है ना। तो ऐसे फिर या तो फिर वो बदतमीजी करेगा। वो बदतमीजी तो एक बारी बोलेगा, हम 100 बारी बोलेंगे। कई बार ऐसा होता नहीं, आपको देखते हो सोशल मीडिया में फ़ोन में गलत फ़ोन आते हैं। जब उनको पता लगता है कि शायद ये औरत, तो फिर हम जब वो गालियाँ देने लगता हम उनसे एक गाली हम 100 गालियाँ देते हैं। वो जो गाली उसने सुनी भी नहीं होती वो हम सुना देते हैं उनको। वो कहता है बाबा मेरा खेड़ा छोड़। इस चीज़ पे जरूर कहना है, एक ना ट्रांसजेंडर की अभी मेट्रो स्टेशन पे बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। मुझे नहीं पता ये कितना सच है कितना झूठ है। कहते हैं ना कि अगर ट्रांसजेंडर से आपकी लड़ाई हो रही है, अगर ट्रांसजेंडर से आपका झगड़ा हो रहा है, तो क्या करते हैं वो कपड़े उतार देते हैं, अपने कपड़े निकाल देते हैं। क्यों निकालते हैं वो, ये क्यों करते हैं? मेट्रो स्टेशन में अभी एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रही है इस चीज़ के ऊपर। देखो, उनको लगता है कि शायद प्रोटेक्शन हमारी यही है और कोई प्रोटेक्ट तो करने वाला नहीं है। दुनिया तो हमारे साथ खड़े होने वाली है। कभी जैसे हम बधाई लेने भी जाएंगे तो सारे लोग हमारे ऊपर ही पड़ जाएंगे। फिर हम बोलते हैं माता एक बंदा तो हमारे लिए बोल लो, हमने भी तो खाना एक बंदा तो हमारी तरफ भी तो बोल लिया करो। आप सारी गलती हमारी निकाल देते हैं। क्या आपने सोचा कि वो बच्चा बचपन से आज तक वो जो मानसिकता को लेकर बढ़ा हुआ है, कभी उसके बारे में सोचा कि वो क्यों इतना क्रूर हो गया है ना। आप अपने बारे में सोचते हैं, अपनी प्रॉब्लम को लेकर सोच रहे हैं, मेरे बच्चे ऐसा, मेरा वो हो गया, मेरी नौकरी चले, फलाना हो गया। कभी आपने सोचा कि हमारे समाज के एक हाशिए पे धकेले वो लोग भी हैं जिनको कुछ नहीं मिला तो कम से कम भीख मांग 10 ही रुपये तो मांग रहे हैं आपसे कोई आपका महल थोड़ी, आपका हीरे मोती थोड़ी, घोड़े सोना चांदी थोड़ी मांग लिया है। 10 रुपये तो दे दो, 10 रुपये नहीं दे रहे तो आप उनके साथ पंगा लोगे, बदतमीजी, वो 100 बदतमीजी करेंगे। अगर कोई प्यार से बोलो चले भी जाते हैं कि दीदी मेरे पास नहीं है, मुझे आशीर्वाद दे दो, तो खुश हो जाते हैं, चल आगे चल। अगर ऐसा सुन लिया फिर तो और बदतमीज़ हो जाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस भी है। हम लोग जो हमसे प्यार से बता, हम लोग उसके पाँव भी छूने को तैयार हैं। लेकिन जो एक बदतमीज़ी, हम 100 बदतमीज़ी करेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। मतलब मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहूँगी कि हमारा दुख दर्द कुछ नहीं है, आपका दुख दर्द सारा है। ये तो बारी बारी मैं भी इसी बात पे आ रही हूँ, क्योंकि मैंने किया है काम आप लोगों के साथ, तो मैंने देखा है कि दे आर वेरी मच इमोशन। उनके इमोशन को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है, इमोशंस की उनकी बैंड बजा दी गई है समाज के द्वारा। तो अगर उनको ये सोचा जाएगा कि इनके अंदर भी वही इमोशन है, ये भी वही ह्यूमन बीइंग है, तभी समाज मुझे लगता है ज़्यादा ग्रो अप करेगा। आप लोगों को मेकअप, कपड़े सुंदर मुझे बड़े सुंदर लगते हैं। सॉरी, मुझे नहीं पता ये बोलना चाहिए। मेकअप, कपड़े, एक बड़ी बिंदी, ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो वो हार्मोन्स के कारण ही होता है कि सबको इतना सजने का शौक होता है कि वैसे ही। देखिए, ये तो इंसान का सुंदरता जो होती ना, जो चीज़ हमें पहले मिली नहीं, उसको और कैसे उसको जल्दी से जल्दी निखार उसमें अपने अंदर लाया जाए। अब एक महिला है, शुरू से वो सज धज रही है उसको,
लेकिन अचानक हमें इतना सारा स्ट्रगल करके 20, 25, 30 साल स्ट्रगल करने के बाद हमें अब अचानक हमें अपने आप पहचाना और बाहर आए, तो जितना सुंदर, क्योंकि ये भी हो कि हमारे जैसे हल्के वल्के कहीं बाल निकले, उसको लेज़र से साफ़ करवाया और अपने आप को खूबसूरत, जैसे प्रस्तुतिकरण जो होता है ना, प्रेजेंटेशन हमारी जो सुंदर होनी चाहिए। और हम सोचते हैं कि शायद हम किसी से कम नहीं हैं। दिन होता है, रात होती, तो संध्या भी होती है। संध्या के बिना दिन और रात नहीं होता है, और संध्या हम हैं। संध्या बहुत खूबसूरत होती है। तो परमात्मा जितने खूबसूरत हैं, उसी तरह उनके बच्चे जो हैं, उनके जो जैसे पुराणों में, उपनिषदों में हमें उपदेव की श्रेणी दी गई, तो वो कैसे बदसूरत होंगे? नहीं है ना। वो अंदर से भी खूबसूरत हैं, बाहर से बेशक उनके लड़ाई झगड़े क्लैशेस होते हैं, आप हर चीज़ देखते हैं, लेकिन फिर भी अगर समाज उनको शुरू से ही अपना लेता है तो ये सब ना होते हैं। माँ बाप भी अपना लेते हैं, सब समाज के चाचियाँ ताइयाँ सारे दुनिया अपना लेती, तो ये सब चीज़ें करनी भी नहीं पड़ती। हम आम बच्चों की तरह पढ़ते हैं, जैसे आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, वैसे हम भी रहते हैं। अगर हमें कोई तकलीफ़ भी थी तो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास, सर्जरी करवा देते हैं हमारी, हमें फिर नॉर्मल। अब बाई चांस एक 13, 14, 15 साल का बच्चा, उसको कोई ट्यूमर हो गया, तब भी तो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं ना। कैंसर हो गया, उसको ठीक तो करवाते हैं। ऐसे ही ये भी है, अगर उसको लगता है अपने माँ बाप से शेयर कर रहा है, इतने कंफर्टेबल होना चाहिए कि माँ बाप से शेयर कर सके, मम्मी पापा मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो काउंसलिंग करवाइए। काउंसलिंग करवा के अगर लगता कि नहीं ये सब नहीं होगा ठीक, तो ठीक इसी से होगा कि वो उसकी सर्जरी या जो भी उसका आगे असेसमेंट होगा पूरा करके फिर उसको वही प्रदान किया जाए वो बच्चा चाहता है। तो अगर ऐसा हो जाए तो क्या दिक्कत है, बताओ किसको क्या प्रॉब्लम है? मेरा शरीर है, मेरा बॉडी है, मेरे शरीर में इतना सारा। आजकल तो सब कहने लगे ना, माई बॉडी माई चॉइस, माई बॉडी माई रूल। अब तो सबने कहना शुरू कर दिया। वो सभी कह रहे हैं, वुमेन भी कह रही हैं, मेल भी कह रहे हैं, हम अकेले ये कम्युनिटी के लोग नहीं बोल रहे, सभी बोल रहे हैं। हमारा जो दुख दर्द है, हमारे राइट्स हैं, हम अगर कुछ बोलें तो लोग बोले ये भी आ गए हैं, ये कितों आ गए हैं? मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुई तो ये भी खुसरे भी पढ़न आ गए थे, फलानी जगह ले खुसरे भी आ गए, यहाँ भी आ गए, वहाँ भी आ गए। क्यों नहीं आएंगे भाई? हम इंसान हैं, जैसे तुम पे इस धरती पे जन्म लिया है, जितना अधिकार तुम्हारा इस धरती पे, हमारा भी उस धरती पे उतना ही अधिकार है ना। अगर नहीं है तो बांट दो। वैसे भी बटे हुए सारी धरतियां बांट रखी हैं आप लोगों ने। 2019 में एक लॉ आया था जिसमें कहा गया था कि ट्रांसजेंडर की प्रोटेक्शन के लिए भी अब लॉ बनेंगे, उनकी सुरक्षा भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी मेल और फीमेल की है। आप उसके बारे में कुछ बताइए मुझे। देखिए 2019 में पार्लियामेंट के दोनों सदनों में ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन राइट बिल पास हुआ था, और जनवरी में इसका रूल्स आए 2020 में, और जनवरी में ये राष्ट्रपति के पास ये पास हुआ, उसके बाद ये एक्ट बन गया, और उसके बाद सितंबर में ये जाके रूल्स भी बने उसी साल 2020 में। और रूल्स बने तो फिर सरकार के पास एक नियमावली बन गई कि ये नियम है, इसके ऐसा ऐसा होना है, जिसके मैं बात कर रही थी TG सर्टिफिकेट की, ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड और सर्टिफिकेट, भी उसी कानून के अंतर्गत हमें मिलना चाहिए, जो कि 2026 में अमेंडमेंट होके वो बंद हो गए हैं। ठीक है, तो अब हमें ये नहीं समझ आ रहा कि उसमें अभी नए एक्ट में जो नया अभी 2026 में अमेंडमेंट हुआ, उसमें कहा गया है कि ट्रांसजेंडर वही होंगे जो सोशियो कल्चर में होंगे, जो डेरों में होंगे, मतलब जो डेरे में या सोशियो कल्चर जो गुरु चेला परंपरा में होंगे, सोशियो कल्चर में बधाई में ये सब चीज़ों में होंगे, या फिर इंटरसेक्स जो पैदा होते हैं जिनके शरीर के अंग सही नहीं है वो होंगे, बाकी कोई नहीं। तो फिर आप सोचिए, और दूसरा ये कि कोई भी उनको प्रमोट नहीं करेगा, उनकी आइडेंटिटी को लेके माँ बाप उनको बाहर अपने घर से बेदखल नहीं करेंगे, डेरे वाले अपना नहीं सकते, कोई NGO ये सब चीज़ें कोई किसी को प्रमोट नहीं करेगा, कोई किसी को ये नहीं, काउंसलिंग करती है, प्रमोट ही होता ना कि काउंसलिंग करके सपोर्ट करना, सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे तो फिर वो ट्रांसजेंडर आएंगे कहाँ से? डेरों में कहाँ से ऊपर से आ जाते हैं क्या? वो तो डेरे में तो घर से ही जाएंगे, हम ही लोग तो जाएंगे। हमें लगता है कि हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन सही नहीं है, हमें घर से निकाल दिया, हम ऐसा एक्ट कर रहे हैं, हम हमारा जेंडर
एक्सप्रेशन अलग है बाकी लोगों से, तो हमें घर से निकलने मजबूर हुआ तो हम कहाँ जाएंगे? डेरों में जाएंगे या कहीं बाहर रहेंगे, जॉब करेंगे। तो अगर हम सर्जरी नहीं करवाएंगे तो हम कैसे सही रह पाएंगे? हम बार बार फ्रस्ट्रेटेड होते इरिटेट होते रहेंगे कि मुझे छक्का बोल रहा है, मुझे छक्का बोल रहा है, मुझे ये टेम्पू बोल रहा है, मुझे हलवा बोल रहा है, मुझे ये कर रहा है, मुझे ऐसा लौंडा बोल रहा है। तो जब तक मैं शरीर ठीक नहीं करवाऊंगी, एक आपकी तरह एक औरत की तरह नहीं होंगी, तब तक तो ये बोलते रहेंगे मुझे, है ना। एक कारण ये भी है कि जब आप पूछ रहे हैं सर्जरी करवाना ज़रूरी, तो इसका कारण एक ये भी है। एक तो पहले तो अपने अंदर से ही इंट्यूशन ये होता है कि मुझे करवाना है, मुझे औरत, मैं करवा लूँगी यार, तुम क्यों पीछे पड़े मेरे, है ना, मैं करवा लूँगी। अब जैसे कोई शादी है, किसी व्यक्ति की शादी हो, लड़का लड़की, अब मैं चाहती हूँ मेरी जॉब लग जाए, मैं स्टेबल हो जाऊँ, अपने पैरों पे खड़े हो, धक्के से लोग माँ बाप या भाई बहन ये फलाना रिश्तेदार पीछे पड़े, शादी करवाओ जी, शादी करवाओ जी, शादी कर, बंदा खिलाएगा क्या उससे? ऐसे हमारे भी, जब तुम लोग अपने पोज कर सकते हो, तुम लोग अपनी बात को ठोक के रख सकते हो, तो हमारे भी तो ये अधिकार है कि जब हमें करवाना हम करवा लेंगे, सर्जरी करवानी ना करवा लेंगे, या फिर हमें जो बनना बन लेंगे। तुम डॉक्टर, तुम बनो डॉक्टर, तुम इंजीनियर बन लो यार, हमें अपने हाल पे छोड़ दो, है ना। कम से कम हमें जीने का हम जो सह रहे हैं, एक तो पहले ही मेरा इतना दुख है ना, मेरे अंदर इतना चल रहा है, मेरा मानसिक संतुलन, मेरे मेंटल हेल्थ सही नहीं है, और ऊपर से तुम लोग नमक छिड़कने में लगे हो। तो ये सब चीज़ें, फिर ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन राइट बिल या उसके बाद अमेंडमेंट हुआ, तो उसमें ये सारी चीज़ें जो चीज़ नहीं होनी वो डाल दी। अब कहाँ से, कौन सर्टिफिकेट देगा हमें सर्जरी करवानी ज़रूरी है इसके लिए? अगर आप ट्रांसजेंडर घोषित करते तो सबसे पहले सर्जरी करवानी होगी, तो पैसे कहाँ से लाएंगे भाई? आप सोचियो, कौन सा हमें फ्री करवा रहा है कोई? अगर मैं आपके सरकार है, आप डीसी, आप मजिस्ट्रेट हो, मैं आपके पास टीजी सर्टिफिकेट लेने आई हूँ, तो कहेंगे पहले सर्जरी करवा के लाओ। मैं सर्जरी कहाँ से करवाऊँ? मेरे पास कौन से लाखों रुपए की होगी, मेरे माँ बाप कौन से, पहले तो मेरे माँ बाप ने घर से निकाल दिया, मैं कहाँ से लाऊंगी? तो मुझे भीख मांगना पड़ेगा। भीख भी कौन दे रहा? अब वहाँ भी सबकी आंखें खड़ी रहा, ये भी सड़कों पे खड़े हैं, भीख मांग रहे हैं। भीख की बात पे बहुत ज़रूरी बात यहाँ पे शेयर करना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर जब घूमने जाते हैं, चंडीगढ़ भी जाओ आप, है ना, चंडीगढ़ भी क्या, बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में जाओ, तो आपको ट्रांसजेंडर्स मिल जाते हैं। पर जहाँ तक मैंने देखा है ना, वो ट्रांसजेंडर्स नहीं होते, समटाइम्स वो जेंट्स होते हैं जो ट्रांसजेंडर की भेष में आते हैं, क्योंकि उनकी आवाज़, उनके बिहेवियर से पता चल जाता है कि ये ट्रांसजेंडर नहीं है। तो उनके ऊपर नहीं कोई कानून बना? देखो, कुछ तो है इसमें फेक से, बट मोस्टली अगर आपको लगता है, बट हु विल डिसाइड कि वो ट्रांसजेंडर है कि नहीं है? कौन डिसाइड करेगा? पर वो पता चल जाता है। नहीं, किसी को नहीं पता। हमें अपना नहीं पता तो दूसरा क्या पता लगेगा? हमें ये नहीं पता हो कि अगले घंटे जब हम ड्राइव कर रहे हैं, अगले घंटे हम मर जाएंगे, जिएंगे, क्या पता। तो इसलिए किसी का कोई जज नहीं कर सकता किसी को। नोबडी कैन जज कि आप, एक बच्चा है छोटा, अब वो पढ़ाई में अच्छा है बुरा, हु विल डिसाइड? हो सकता है उसके अंदर, हो सकता है आपके हिसाब से मैथ में नहीं सही हो, बट उसके अंदर कलाएं हो, आप उसको डॉक्टर बनाने में लगे हो, उसको इंजीनियर, वो आर्टिस्ट बना, आप जबरदस्ती उसको बना। तो एक ट्रांजिशन फेज होता है, जब वो मेल टू फीमेल हो, तो हो सकता है आपको लगे कि ये मेल है, लेकिन वो ट्रांजिशन वाले फेज में है। अभी वो ट्रांजिशन, उसके पास पैसे नहीं, वो कहाँ से कराएगा? ऐसे ही जो सांप का कैंचुली बदलता है, जब उसका वो अपने सारे शरीर की कैंचुली बदलता है, तो बहुत वल्नरेबल होता है, बहुत मुश्किल से अपनी हमें लगता है वो सांप अपनी केंचुली, बट उसी को पता है ना, वो उसके जिस तन लागे वो तन जाने, वो अपनी केंचुली को बदलता है और थक जाता है। उस समय वो बहुत वल्नरेबल होता है, उस समय उस पर कोई भी हमला करे तो वो शिकार हो जाता है। इसी तरह जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं, जब वो ट्रांजिशन फेज में होते हैं, उसको बहुत बुली हैरेसमेंट लोग करते हैं ज़्यादा, और वो कुछ नहीं बोल पाता। उसको लगता है यार मैं क्या बोलूँ इनको, ये मेरे को मारेंगे, है ना, मेरे को पीटेंगे ये लोग। एक चीज़ और, विदेशों के ट्रांसजेंडर और इंडिया के ट्रांसजेंडर या एशिया के ट्रांसजेंडर में कुछ फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं, सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन, बस एक कल्चरल थोड़ा, वो तो अलग चीज़ है। वैसे उनकी कंडीशन में भी कोई खास फ़र्क नहीं है। कंडीशन ये है कि वहाँ थोड़ा एक्सेप्टेंस है,
मतलब ट्रांस वुमेन ट्रांसजेंडर की नहीं है, बट गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, इन लोगों का एक्सेप्टेंस है। भारत में थोड़ा ट्रांसजेंडर की एक्सेप्टेंस इसलिए है कि यहाँ पर थोड़ा इसको धार्मिक तरीके से भी देखा जाता है। फॉरेन वेस्टर्न कंट्री में ट्रांसजेंडर की एक्सेप्टेंस बहुत कम है, क्योंकि उनको लगता है कि वेस्ट में तो धरती गोल भी नहीं थी, धरती जो है अर्थ इज़ फ्लैट, है ना, उनको लगता नहीं था, वो बस धरती को फ्लैट ही मानते थे, और इसलिए वहाँ तो 2 ही जेंडर थे। तीसरा जेंडर तो भारत में माना जाता है हज़ारों सालों से, जब से वेद या उससे ज्ञान आया तब से यहाँ पर तृतीय प्रकृति कहा गया, नर नारी और तृतीय प्रकृति। उसमें आप कह रहे हैं कि आप जो अभी कह रहे हैं कि ये फेक है, उन्होंने फेक की बात भी नहीं की वेद में, तो उन्होंने कहा तृतीय प्रकृति, तीसरी प्रकृति के लोग भी होते हैं, थर्ड जेंडर जिसको हम बोल रहे ना, थर्ड जेंडर तो हम आप बोल रहे हैं, तृतीय प्रकृति, तीसरी प्रकृति के, उनकी अपनी अलग प्रकृति है, जिनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर आइडेंटिटी अभी अलग हो सकती है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी अलग हो सकती है, कुछ भी अलग हो सकता है। ताली और ट्रांसजेंडर का क्या रिश्ता है? क्योंकि अगर कोई ताली मारता है ना, उसको ताली को ऐसे देखा जाता है, ताली को, क्लैपिंग को नहीं, ताली को भी ऐसा देखा जाता है कि ट्रांसजेंडर के लिए। ऐसा क्यों? कुछ है इसके पीछे कोई? नहीं, ताली का देखो, उसका एक एनर्जी होती है, ठीक है ना, उसका वैसे तो कोई महत्व नहीं है, सिर्फ ये कि अपनी प्रेजेंस को, हम जब जाते हैं तो बधाई पे, तो इस अपनी प्रेजेंस को दिखाने के लिए, हम कोई बोले मम्मी दसो कोई बधाई हैगी है, वो कहेंगे कौन आ गया, लड़की आई है कोई, है ना, तो ताली बजाएंगे जब तब तक, तभी तो समझो ओह अच्छा जो तुसी मानता आए हो, तुसी मानते हो ना, तभी हम अंदर घुसाते हैं। नहीं तो ऐसे आते जाते वो कहें जनानियाँ कोई खड़ी है, कोई जनानी नहीं, कई बार समझ आता है, हो सकता है उनको लगा जनानी खड़ी है, औरत खड़ी है, कि ऐसे ही पूछ रही है, आजकल वो मांगते हैं ना, औरतें ही मांगती हैं, तो वो उनको समझ लेती है। पर जब तक ताली ना बजाओ, ताली का एक भी रहता है, जब हम नेगेटिव एनर्जी, हम घर में आए तो हिजड़ा लोग अंदर आते हैं तो ताली भी बजाते हैं, जब वो अपने उनके अला बला को ऐसा करते हैं, जो लोग मानते हैं उनके चावल छिड़कते हैं, फिर ताली बजा के जाते हैं। ऐसे कुछ जो किन्नर होते हैं, ट्रांसजेंडर्स होते हैं, वो दवाएं देते हैं, दवाओं में वो आपको अनाज देते हैं, कनक, चावल, उसका क्या महत्व होता है? बुधवार जैसे कहते हैं ना, उस बुधवार को भी तो हरा कपड़ा, हरी सब्जियां, हरी चीज़ें दान करते हैं, क्योंकि बुध का जो बुध ग्रह है, वो जो ज्योतिष शास्त्र में नपुंसक ग्रह की तरह है। हाँ, वो मुझे पता है। हाँ। और बुध जो है चंद्रमा का बेटा है। इसकी भी एक स्टोरी है कि वो चंद्रमा जो था वो देवताओं के जो गुरु थे बृहस्पति, उनके शिष्य थे, तो उनकी पत्नी थी बृहस्पति की पत्नी, जो देवगुरु थे, उनकी पत्नी का नाम तारा था। तो जब उनके पास तो उनके साथ जो तारा और चंद्रमा एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए, तो जो तारा थी वो चंद्रमा के पास चली गई, और चंद्रमा के पास जाने के बाद बहुत बवाल हुआ देवताओं में। फिर वो भगवान शिव के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, तो उन्होंने फिर समझा बुझा के वापस भिजवाया उसको, लेकिन तब तक वो प्रेग्नेंट हो गई थी। ठीक है, और जब वापस आई तो उनका बच्चा हुआ, तो बुध पैदा हुआ, तो उसका जो संस्कार, जो भी नामकरण संस्कार वगैरह, तो चंद्रमा आया। चंद्रमा ने कहा ये मेरा बेटा है, बृहस्पति ने कहा नहीं मेरा बेटा है। तो आपस में फिर लड़ाई हुई, तो फिर ब्रह्मा जी ने फिर सॉल्व किया कि तारा से ही पूछो, माँ को ही पता हो तो किसका बच्चा है। फिर तारा से पूछा गया, तारा ने जवाब दिया तो सिर्फ हिला के, उन्होंने कहा कि तुम चंद्रमा के बेटे हो, उसने कहा हाँ, तो उसने फिर मतलब चंद्रमा का बेटा बुध के चंद्रमा से बुध पैदा हुआ। बुध की शादी ईला से होती है। ईला एक किन्नर थी, उनकी शादी, लेकिन वो संतान उत्पन्न कर सकते थे, तो आगे संतान उत्पन्न हुई उनकी, तो आगे उनके जो संतान वो चंद्रवंशी कहलाए। तो जितने भी महाभारत में कृष्ण हो गए, कौरव, पांडव या और भी जितने कृष्णवंशी हैं, कृष्णवंश जो सूर्यवंश और चंद्रवंश और सूर्यवंश है, तो चंद्रवंशी सारे जो हैं वो बुध की संतानें हैं। आप पूरी इसकी जो हिस्ट्री पढ़ोगे तो पूरा बुध से लेकर आगे
अभी तक जो चंद्रवंशी हैं, हमारे उत्तराखंड में भी कुमाऊं में चंद्रवंशियों का राज्य रहा। तो ये एक पूरा इतिहास, तो इसलिए, और जो साइंस में है, सूर्य के सामने बुध ग्रह खड़ा है ना, मरकरी है, तो बुध भी गर्म है लेकिन उतना गर्म नहीं है जितना वीनस है। हालांकि बुध सबसे सामने खड़ा है, तो उसका जो सामने वाला हिस्सा वो हमेशा गर्म रहता है, लेकिन बैक जो उसका कोर है बैक साइड में वो ठंडा रहता है। तो ऐसे ही किन्नर भी रहते हैं। किन्नर बाहर से आपको लगते हैं बहुत गर्म है, बहुत गुस्से वाले हैं, लेकिन उनका अंदर से जो मन जो बहुत शीतल रहता है, क्योंकि उनको लगता है कि जो हमने पेन सहा है, हो सकता है इनको ये मतलब उनको दुख दे, अपनी वाणी से भी जब बोलते हैं ना, उनको मजबूरी में बोलना पड़ता है, अदरवाइज़ उनका मन नहीं करता बोलने का। अंदर से उनके अंदर शीतलता रहती है, बुध की तरह ही। तो ये दोनों साइंस के हिसाब से देखो तो, और जो अपने ज्योतिष शास्त्र से भी देखो, तो दोनों जगह तो बुधवार को ही सब लोग दान वान करते हैं, लोग कॉइन भी लेते हैं बुध के दिन, ऐसा माना जाता है, जो जैसा विश्वास करता है। तो उनसे जो लकी कॉइन बोलते हैं लोग, वो कॉइन भी लेते हैं उनसे, और दान दक्षिणा वगैरह सब ये सब चलता रहता है बुधवार को। बहुत अच्छी बात बताई आपने। मुझे एक चीज़ जाननी है अब, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, एक वीडियो देखी थी, ये डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसमें मुझे एक चीज़ देखने को मिली थी कि जब किन्नरों के जो गुरु होते हैं, जो किन्नर होते हैं, जब वो सब बैठे होते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि अगले जन्म में हमें एक जेंडर बना के भगवान भेजना, ये मत बना के भेजना। ये बहुत बहुत खतरनाक, जब बहुत इमोशनली ख़राब था सब कुछ। इसमें समाज ने वो वाली एक्सेप्टेशन नहीं दी, इमोशनली पेरेंट्स ने उतना नहीं अपनाया, समाज ने वैसा नहीं अपनाया। किन्नरों की, आप तो बहुत एजुकेटेड हो, सारे किन्नर नहीं होते, बहुत कम किन्नर हैं जहाँ तक मेरी नॉलेज है, किन्नर जो एजुकेटेड हैं, डर जाते हैं यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, लोगों से हंसी से, लोगों के मजाक से, तो वो एजुकेट भी नहीं हो पाते। क्या ये सच है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि कई लोग तो सोचते हैं कि शायद हम लोग इस जन्म, जो हमें जन्म मिला, अगले जन्म वैसा ना मिले, बट सबकी अपनी सोच है। मेरी सोच है ऐसी नहीं, मैं तो सोचती हूँ भगवान मुझे हर जन्म में ऐसे ही बनाया है, मुझे थर्ड जेंडर ही या किन्नर ही बना के भेजे। और कहते हैं ना, बड़ी अजीब खुशी है गमे मोहब्बत भी, हंसी लबों पे मगर दिल पे चोट खाए हुए। ये जो सोना है ना, तप तप के बना हुआ, कोई ऐसा ही नहीं कि मेरे जब एडमिशन हुई थी पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो मेरे एक टीचर ने क्लास में आई, तो उन्होंने कहा धनंजय खाक भी बनना तो सोने की बनना, तो उसके लिए तपना पड़ता है। ये बुली हैरासमेंट ये सब तो चलो सहना ही है, ये नहीं निकाल दो तो बहुत खुशी है इसमें। तो इतना इसमें मेल का भी फीमेल का भी दोनों गुण से आप लैश हो, है ना। और वैसे तो देखा जाए एक्स वाई क्रोमोसोम जो है, वाई क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम प्रकृति के अंदर, जब हम कोख में होते हैं, हम कुदरत के अंदर होते हैं, तो वाई वल्नरेबल होता है, जो वाई है मेल, और एक्स बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि एक्स जो है वो दोनों के पास है, मेल के पास भी फीमेल के पास भी, उसने तो आना ही आना है, एक नहीं भी रहेगा तब भी दूसरे से आ ही जाएगा। वाई का क्या होगा? वाई तो बेचारा बहुत वल्नरेबल है, वो एक के पास है ना, जो बॉय है वो तो एक के पास है, लेकिन जैसे प्रकृति के बाद बाहर वो दुनिया में आता है, समाज में आता है, तो उल्टा हो जाता है इसका, एक्स वल्नरेबल हो जाता है, वाई स्ट्रांग हो जाता है। वाई जो है मेल डोमिनेटिंग हर चीज़ हो जाती है, और एक्स बहुत ज़्यादा, एक्स फीमेल जो है वो बहुत सप्रेस हो जाती है। सो कहने को तो बहुत हम लोग बहुत समाज को बहुत राम राज्य बोलते हैं, हर महिलाओं के बहुत अधिकार है, ट्रांसजेंडर के भी बहुत सारे अधिकार, ये वो गिनाते गिन के थक जाते हैं हम लोग। लेकिन कितने लोग जॉब पा लिए हैं, ट्रांसजेंडर भी, कितने लोग IAS ऑफिसर बन गए हैं, कितने DC बन गए, कितने डॉक्टर बन गए, कितने इंजीनियर बन गए, ये भी तो देखना है ना। अधिकार मिलना अलग बात है, ह्यूमन राइट्स अलग होते हैं, एक इक्वल राइट्स और इक्विटी अलग होती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं अभी मिली है, इक्वल राइट्स मिल गए हैं। पर कहीं ना कहीं आपने इसके ऊपर बहुत काम किया, चाहे ये यूनिवर्सिटी के किन्नरों के लिए दरवाजे खोलना
मैं मानूंगी कि वो डोर्स ओपन किए हैं यूनिवर्सिटी के, वो आपने ही किए हैं, क्योंकि फर्स्ट एडमिशन लेकर अब प्रीत भी यूनिवर्सिटी पढ़ रही है, उन्होंने भी लॉ की, कहीं ना कहीं वो डोर ओपन करना कौन सा इजी टास्क था? वो भी तो पहला स्टेप, कहते हैं ना, पहला स्टेप ही बहुत मुश्किल होता है। अगर पहला स्टेप ले लिया फिर अगले स्टेप ऑटोमेटिक होते रहेंगे। देखिए यूनिवर्सिटी में आना तो एक पूरा मतलब बहुत बड़ा एक डिसीज़न था। उसके बाद वॉशरूम, हॉस्टल, ये सब करके आज वहाँ यूनिवर्सिटी में सिर्फ अपने लिए नहीं, वहाँ 3 बच्चे हैं जो कि JRF जिनका क्लियर हुआ, PhD कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि PhD करके बस ये है कि उनको डिग्री मिलने के बाद उनको जॉब मिल जाए, वो सबसे बड़ी बात है। वो सबसे बड़ी बात। पढ़ना तो हमने एक लड़ाई, राइट टू एजुकेशन हमने कर लिया, वो राइट टू एम्प्लॉयमेंट जो हमें रोजगार चाहिए, और ये ना हो सरकार ये बोले इनको सिलाई कढ़ाई सिखा दो, ऐसा नहीं होगा। मतलब अगर आप चाहते हो मैं PhD करके डिग्री लेके JRF करके मैं सिलाई कढ़ाई सीखूंगी, बताओ। एक बात इस बात पे ज़रूर बोलना चाहूँगी, पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बात मुझे कॉमन लगी, आपके हर टीचर की, आपके हर फ्रेंड की, आपके इवन के स्कूल प्रिंसिपल की, के धनंजय इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शार्प माइंडेड। मतलब बच्चों को ने भी आपको बोला कि हमें मैम आपसे प्यार हो गया है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपकी इंटेलिजेंसी के कारण ही हुआ ना। आपको ज्ञान था। आज मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ, मैं बहुत लोगों का पॉडकास्ट करती हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ उठने से, मतलब मज़ा आ रहा है क्योंकि आपके अंदर वो ज्ञान है, तभी हम कर रहे हैं ना। तो ज्ञान तो मुझे नहीं लगता वो थर्ड जेंडर, फर्स्ट जेंडर, सेकंड जेंडर किसी का भी अधीन है, वो किसी के पास भी हो सकता है। उस किसी के अंदर जैसे गुण होता है ना, मेरे अंदर बचपन से पढ़ने का था, तो मुझे लाइब्रेरी सबसे अच्छी लगती है। मेरे को लैपटॉप कुछ नहीं अच्छा, मेरे को सबसे ज़्यादा बुक्स अच्छी लगती हैं, किताबें नज़र आनी चाहिए। ऐसा लगता है कि जिस घर में किताब हो ना, मुझे लगता है कि यहाँ पर ज्ञान की देवी सरस्वती है, क्योंकि जो किताबें सबसे अच्छी दोस्त हैं। और दूसरी बात, पढ़ के हम लोग वो शुष्क ज्ञान भी ना हो, उसको व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, उसको अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। मैंने पढ़ा तो मैं फिर शिक्षा की और खुद पढ़ा, फिर उस मसाल को लेके आगे भी तो बढ़ी हूँ, और आगे बढ़ के पीछे आने वाले जनरेशन के लिए रास्ते खोले हैं, ताकि उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव कुछ ना हो। और अभी भी वो पकड़ के घूम रही, चाहे कुछ भी खाने को मुझे ना भी मिले, तब भी मैं अपने जुगाड़ के लिए, तो मैं चाहे बधाई पे जाऊँ, कुछ भी करूँ, वो मेरा प्रोफेशन है, ठीक है ना। मैं जाऊँगी और वही पैसा, अभी हमने पिछले जून के महीने सिर्फ अपने लिए नहीं, एक बच्ची थी, अनाथ बच्ची, उसकी हमने शादी की, ठीक है ना। मैंने और रुद्र, मेरा पार्टनर रुद्र प्रताप सिंह, हम दोनों ने मिलके उसकी शादी की धूम धड़ाके। उसके ससुराल वाले ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी ऑर्फन बच्ची का शादी इस तरह की होगी। तो अपना जो जीवन है वो हमारा समाज सेवा के लिए, सिर्फ अपने लिए, किन्नर के लिए नहीं, वो मेल फीमेल कोई भी आता है हमारे पास, सबके लिए वो दरवाजे खुले हैं। और हम पढ़ते रहते हैं, चाहे वो वेद तो पढ़ना इतना आसान नहीं होता, वेदों को समझना इतना। मुझे सबसे अच्छा लगता है कि जो वेद के जो 10 मंडल है, उनका जो नासदीय सूक्त है, पुरुष सूक्त है, और हिरण्यगर्भ सूक्त है, ये सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। उनको बार-बार, क्योंकि वो व्यावहारिक ज्ञान है, फिजिक्स का इस तरह की, तो वो सबको नहीं पसंद होता है, कि सबको नहीं पसंद है कि सभी लोग पढ़ने लग जाएं। कहीं किसी को आर्ट पसंद है, किसी को डांस पसंद है, किसी को फैशन का है। मुझे किताबें अच्छी लगती हैं, तो ये है। अब मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, मैं दोबारा क्लेम करती रहती हूँ हर क्वेश्चन के पीछे, क्योंकि मुझे बहुत डीपली किन्नर समाज के बारे में नहीं पता। किन्नर समाज के बारे में एक चीज़ बोली जाती है कि जब भी किसी किन्नर की मौत होती है तो उसको रात को ही उसका संस्कार किया जाता है, क्या ये सच है? नहीं, अब तो कोई सच्चाई नहीं इसमें। ये पहले ज़माने में होता था, जब ये क्रिमिनल एक्ट, ट्राइबल एक्ट बना था ना, तो उस समय अंग्रेज लोग पकड़े जेलों में भरते थे किन्नरों को, और उनको मारते थे, पीटते थे, फांसी की सजा होती थी, अलग अलग जेलों में बंद कर देते थे। तो उस समय क्या, जब भी कोई भी किन्नर दिखाई देता था तो उनको बंद कर देता था जेल में। तो उस समय, अब जो जन्म का तो कोई पता नहीं कहाँ किसका हो रहा है, लेकिन मृत्यु पता ही किन्नरों के बीच में ही होगी। तो उसको जब लेके जाते थे, ऐसा भी है? हाँ, जन्म तो अपने माँ बाप के घर में इकट्ठे किसी समुदाय में थोड़ी होगा। नहीं, कोई माँ जन्म देने उनके किन्नरों के डेरे में थोड़ी आएगी। नहीं,
तो वहाँ से तो निकलेंगे ना, कोई ऊपर से तो आएगा नहीं। लेकिन हाँ, किन्नर जब बाहर आ गया, समाज में रहने लगा, तो वो जाएगा किन्नरों में ही। तो मरना फिर उसने वहीं पर है। जीने का कोई पता नहीं होता, मतलब जन्म का कोई पता नहीं, लेकिन मरने का पता, हमें वहीं मरना। और जब मरते थे तो रात को लेके जाते थे चुपके से। पीटने वीटने का तो कोई गलत फहमी है, मतलब लोगों को गलत भ्रांतियाँ फैला रखी, उस समय करते थे, रात को लेके जाते थे चुपके से, उनको दफन करके आ जाते, जलाते भी नहीं थे, दफना देते थे। तो बहुत रेयर ही कोई घटना होती होगी जहाँ जलाया गया, लेकिन मोस्टली दफना देते थे। तो दिल्ली में भी बहुत सारी ऐसे आरामगाह, जिसको कब्रें हैं बहुत ही जड़ों की, 50-60 तो एक ही जगह पे पुरानी दिल्ली में हैं। उसके पास हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के आसपास ही कहीं है। तो ये सब तब होता था, लेकिन जैसे आज़ादी के बाद तो फ्रीडम हो गया, कोई किसी को पकड़ नहीं रहा, मार नहीं रहा, पीट नहीं रहा, तो फिर धीरे धीरे ये सब प्रथाएं ख़त्म हो गई। ओके अब जो संस्कार किया जाता है ना, तो वो नॉर्मली किया जाता है जैसे दूसरों का किया जाता है? जो हिंदू बच्चा होगा तो उसका हिंदुओं की तरह होगा। शुरू में कुछ सालों तक तो, मतलब ये 20-25-30 साल पहले तक तो जगह भी नहीं देते थे मतलब कोई समाज के लोग इनको जलाने के और कब्र के लिए। लेकिन धीरे धीरे फिर अब अवेयरनेस आ गई है, तो दफनाने के लिए कहीं भी, ये तो हो गया दिन में लेके जाते थे, लेकिन दफनाएं कहाँ, वो कहीं भी दफना देते थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। अब कब्रगाह जो हैं वहाँ पर दफनाते हैं, जो मुसलमान बच्चे हैं या जो बुज़ुर्ग हैं उनको वहाँ दफनाते हैं, जो हिंदू हैं वो उन लोगों को जलाया जाता है। ओके जो वो प्रथा मैंने जो वीडियोस में सुना है कि रात को लेके जाया जाता है, ये वो पहले मैंने बता दिया ना कि पहले अंग्रेज़ों का टाइम होता था, क्योंकि उस समय जो ट्राइबल एक्ट था, जो उस समय उसके कारण होता था, अदरवाइज नहीं। उससे पहले तो लोग राज दरबारों में रहती। बहुत सारे, अब दिल्ली में लाल किले के आसपास बहुत सारी ऐसी कब्रें हैं, कुतुब मीनार के पास ही एक कब्र है जमाली और कमाली की, वहाँ पर मस्जिद भी है दोनों की। तो उन पे ज़्यादा मुस्लिम इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहा किन्नरों के ऊपर, मुग़ल दरबारों के कारण। डॉक्यूमेंट्री बनी है जिसको भारत सरकार के द्वारा सम्मानित भी किया गया है, और वो बनाई है अजय शिव शर्मा जी ने, है ना। मैं उनसे मिली हूँ पर्सनली, अभी परसों ही मिली थी। ही इज़ अ वेरी वेरी जेंटलमैन, वेरी नाइस पर्सन, वेरी पॉजिटिव, है ना। तो उस डॉक्यूमेंट्री के बारे में मुझे सिर्फ थोड़ा सा जानना है आपसे, और शर्मा जी के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं ओजस्वी भैया के लिए कहूँगी कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, नेक इंसान हैं। उन्होंने जो ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है एडमिटेड, वो मेरी जीवन के ऊपर थी। तो ये बहुत अच्छा उनका एक जो इनिशिएटिव था कि ट्रांसजेंडर को लेके दुनिया में अवेयरनेस होनी चाहिए। बहुत बढ़िया काम किया उसके लिए उन्हें राष्ट्रपति का रजत कमल सम्मान भी मिला। और वो फिल्म जो डॉक्यूमेंट्री बनी है, ये बहुत अच्छी मानी मतलब पूरे भारत में बहुत कम डॉक्यूमेंट्री ऐसी बनी है जो कि एजुकेशन के ऊपर है। खाली बहुत सारी और भी बनी, लेकिन जो एडमिटेड बनी है बहुत अलग तरह की हैं, और इसमें बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान, और बाकी लोगों के जो विचार हैं, जो आम लोग हैं, जो मेरे साथ में पढ़ने वाले थे, टीचर, और भी बहुत सारे लोगों ने, न्यूज़ एडिटर या न्यूज़ को एंकरिंग करते हैं, पत्रकार, उन लोगों ने भी इसके बारे में बात की। तो बहुत बढ़िया ये फिल्म बनी है। उसमें मुझे भी शुरू में तो ऐसा लगा कि बोरिंग लगा, लेकिन धीरे धीरे फिर मुझे लगा कि नहीं, ये होना चाहिए। शुरू में मुझे लगा पता नहीं क्यों बना रहे हैं सब, ना, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता, लेकिन अब इतनी दुनिया भर में ये सब चल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, ये सब चीज़ें हुई हैं और होनी भी चाहिए इस तरह से। आपके बारे में मुझे सौरभ जोशी जी ने बोला था कि मैं आपका पॉडकास्ट करूं। आपकी लाइफ में आपने अपने लिए ही नहीं, समाज के लिए भी बहुत कुछ किया, अपने खास करके किन्नर समाज के लिए आपने बहुत कुछ किया, है ना। तो आज आप सौरभ जोशी जी के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं श्री सौरभ जोशी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमेशा, जो भी शुरू से, मैं कितने 15-20 साल हो गए, वो मेरे पिताजी को भी जानते थे, और हम तब से, जब से वो
काउंसलर के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे, तब से हम उनको जानते हैं। और बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत नेक हैं, बहुत हम्बल हैं, बहुत है ना, बहुत हम्बल हैं, बहुत ग्राउंड अर्थ है। और समाज के लिए हमेशा मैं बहुत बारी उनको देखा कि वो तुरंत किसी भी वर्ग के लिए, हमारे 2013 में प्राइड होने जिसमें परमिशन नहीं मिली थी, तो हम उन्हीं के पास गए थे और उन्होंने तुरंत जो है म्यूनिसिपल जो कमिश्नर थे उनको कॉल करके हमारी जो परमिशन थी वो दिलवा दी थी। तो मतलब मैं वो ज़िंदगी भर नहीं भूल पाती हूँ कि ऐसे हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हैं। मैं किन्नर समाज के साथ भी कितना सारा, आज वो मेयर हैं, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि वो भगवान उनको और आगे बढ़ाए और वो मतलब इतना कामयाब हों कि बस आगे मिनिस्टर बने और समाज के लिए बहुत हमारे लिए भी काम करें। हाँ, किन्नरों के लिए भी कुछ ना कुछ मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर के तीनों वर्गों के लिए बहुत अच्छे इंसान है। मैं परमात्मा उनको हमेशा खुश रखे, लंबी उम्र दे, हम हमेशा दुआ करते हैं। ये बात ना मैं भी मानती हूँ कि ही इज़ अ रियली ग्राउंड टू अर्थ पर्सन, हम्बल पर्सन है। उनके साथ अगर आप बात करोगे ना बैठ के, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप इतने बड़े पॉलिटिशियन से बात कर रहे हो। ही इज़ रियली ग्रेट पर्सन, है ना। मैम, अब जाते जाते आप समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? समाज के लिए एक ही संदेश है मेरा कि वी डोंट नीड एनी स्पेशल राइट्स, वी नीड ओनली एक्सेप्टेंस। बाकी तो हम सब कुछ कर ही लेंगे, है ना, समाज में एजुकेशन भी लेंगे, जॉब भी करेंगे, बट सबसे पहले ज़रूरी है एक्सेप्टेंस। अगर समाज एक्सेप्ट करे, दरवाजे खोलेगा, तभी हम आगे कोई काम कर पाएंगे। तो समाज में अवेयरनेस, हर चीज़ को जानने की इच्छा ज़रूर होनी चाहिए। ट्रांसजेंडर के बारे में जानिए, लेकिन किसी के साथ जो है बुली, हैरेसमेंट, ये डिस्क्रिमिनेशन ना करें। कोई भी हो, ट्रांसजेंडर केवल ट्रांसजेंडर नहीं, कोई डिसेबल है, डिफरेंटली एबल है पर्सन है, कोई मोटा है, गोरा है, क्या नहीं, उसको रंग भेद इन सब से ऊपर उठना चाहिए। एक समान भाव रखना, समभाव रखना चाहिए, और तभी ये समाज बहुत खूबसूरत, हाँ, खूबसूरत बनेगा, खुशहाल होगा। और देश हमारा जो भारत देश है ये आगे बढ़ेगा, पूरा विश्व में इसका नाम होगा। अगर हम सब लोग मिलके काम करेंगे, इसमें कोई भी वर्ग हो, सब लोग मिलके आगे बढ़ेंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, जाति, वर्ण, ये सब कुछ ना हो, बस आगे बढ़ें। मैं यही आशा करती हूँ, सभी लोगों से यही निवेदन करती हूँ कि ट्रांसजेंडर को भी प्रमोट करिए, सपोर्ट करिए, चाहे वो आपके साथ है स्कूल में, कॉलेज में। बेशक वो ना बताएं अपने कि वो ट्रांसजेंडर, अगर आपको लगता है कि अलग है तो उसको भी सपोर्ट करिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी बात है। मैं भी कुछ कहना चाहूँगी। ट्रांसजेंडर्स के साथ मैंने पहले भी काम किया था, प्रीत के साथ आपको बताया है, और आज आपके साथ काम करने का मौका मिला। यू आर रियली, मैं तो कहती हूँ हम ब्लेस्ड हैं, है ना, कि आप मेरे घर आए, आज मेरे स्टूडियो पे आए, मेरे साथ पॉडकास्ट शूट किया। मतलब मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ, क्योंकि सब ह्यूमन बींग्स हैं, सबकी कदर करना, सबकी रिस्पेक्ट करना हमारा फ़र्ज है, हमारी ड्यूटी है। किसी को रंग, रूप, भेद, जेंडर, इन चीज़ों से ऊपर उठ के अगर आप सोचोगे, सुनोगे, तभी एक अच्छे इंसान बन पाओगे, है ना। भगवान ने इन चीज़ों में आते, तो हम इंसानों को इन चीज़ों में नहीं बढ़ना चाहिए। हमें तो बस एक दूसरे से प्यार और रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज बहुत अच्छे से हमें टाइम दिया अपना। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, और भगवान करे आप सब लोग खुश रहें, आपके बच्चे जिएं, है ना, तो ऐसे ही खुशियाँ भारत में फैलती रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। हम पॉडकास्ट करते हैं, मेरे पॉडकास्ट का आज भी यही पर्पज़ है, 3 साल पहले भी वही पर्पज़ था। मुझे नहीं पता व्यूज़ आएंगे, मुझे नहीं पता आपकी लाइक्स आएंगी, मुझे नहीं पता आपके कमेंट्स आएंगे, पर मेरा पर्पज़ कभी भी दूर नहीं होगा। मेरा पर्पज़ है समाज के हर वर्ग को दिखाना, मेरा पर्पज़ है समाज के हर वर्ग की समस्याओं, जो कि आप पर्सनली अगर आज आपने या कभी जीवन में आपने किसी ट्रांसजेंडर का, या किसी मोटे पतले काले, या किसी भी तरह किसी को बुली किया हो, तो आज इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद प्लीज़ कभी मत करना, और अपने बच्चों को, अपने आस पास के लोगों को यही शिक्षा देना कि हर इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं, उनकी कदर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी ऐसे पॉडकास्ट सुनना चाहते हो जिससे आपके जीवन में एक आप अच्छा इंसान बन पाओ, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।